जोर लगाओ, बच्चे का सिर दिखने वाला है। हाँ, जोर लगाओ। आ गई, बेटी हुई है। क्या फिर से लड़की? ये तो 5वीं है। तू मनहूस कहीं की, किसी काम की नहीं। मान जी, मैं अगली बार जरूर सांलांग के लिए बेटा पैदा करूंगी। प्लीज आप गुस्सा मत होइए। खून बेटा ही पैदा करूंगी। रहने दे, तूने पहले ही 5 बोझ पैदा कर दिए हैं। अगली बार भी पता नहीं बोझ ही पैदा करेगी। तू 10 महीने पेट में रखती है और मैं तुझे अच्छा खिलाती पिलाती हूँ और आखिर में तू एक लड़की पैदा कर देती है। सिर्फ दिखने में अच्छी है पर किसी काम की नहीं। एक लोमड़ी जैसी शक्ल के अलावा, दिन भर मर्दों को फंसाने के अलावा तू और कर भी क्या सकती है? अंडे तो खूब देती है पर एक भी काम का नहीं। ये लड़की भी किसी काम की नहीं लगती। तू इसकी चिंता मत कर, मैं इसे थोड़ी देर में ठिकाने लगा दूंगी। माँ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, इस बच्ची को मत फेंकिए। वह अभी पैदा हुई है। बाहर बहुत ठंड है। अगर आपने उसे फेंक दिया तो वो जरूर मर जाएगी। मैं बच्चे के जन्म के बाद आराम नहीं करूंगी। मैं दिन में सिर्फ एक बार खाना खाऊंगी। हम माँ बेटी ज्यादा नहीं खाएंगे। मान जी, मैं आपसे रहम की भीख मांगती हूँ। अरे ओ शिन परिवार की बड़ी बहन जी, जब बच्ची बड़ी हो जाएगी तो शायद उसकी किसी अच्छे घर में शादी हो जाए, तब आप भी उसके साथ ऐश करेगी। ऐश? तुम इसे घर ले जाकर पालो पोसो। हाँ MPH, ठीक है, समझ लो मैंने अभी फालतू में दखलंदाजी की। मुझे तुम्हारे घर के मामलों से कोई लेना देना नहीं है। जल्दी से मुझे मेरी दाई का नेक दो। मैं इतनी देर से लगी हुई हूँ, अब मुझे घर जाना है। तुमने एक लड़की को जन्म दिया है और तुम किस मुंह से नेक मांग रही हो? हाँ MPH, मैं कहती हूँ तुम तो हद से ज्यादा तुम्हारी बहू के पेट में लड़की थी, मैं भला तुम्हारे लिए लड़का कैसे पैदा कर सकती थी? मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए हैं। ये 3 दिन बहुत उलझन में बीते। अब भी इस बकवास सच पर यकीन नहीं हो रहा है। मैं काम के सिलसिले में बाहर था तो मैंने कोई भी होटल ले लिया। आधी रात को बगल वाले कमरे में किसी ने अपने पार्टनर को रंगे हाथों पकड़ा। पत्नी अपने पति के भाई के साथ धोखा दे रही थी। इतना मजेदार तमाशा मैं कैसे छोड़ सकता था? हंस क्या रहा है? इस शरीर के असली मालिक का नाम और मेरा नाम एक ही था। उसकी पत्नी ने उसे एक के बाद एक 4 बेटियां दी थीं। और इस शोर शराबे को सुनकर लगता है पेट वाली भी बाहर आ गई है। कुल मिलाकर 5 हो गई। हे भगवान, तुम कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? वापस जाना तो अब नामुमकिन है और इस असली मालिक ने जो रायता फैलाया है वो सब मुझ जैसे बदनसीब को ही समेटना पड़ेगा। बेटा, ये तेरी माँ की गलती है। अगर मैंने लालच में आकर तुम्हारी शादी ऐसी औरत से न करवाई होती तो तुम्हें एक के बाद एक 5 लड़कियां न होती और बाहर वाले हमारे परिवार का मजाक न उड़ाते। अगर तुम्हारा वंश सच में खत्म हो गया तो मरने के बाद मैं पुरखों का सामना कैसे करूंगी? किन परिवार के पूर्वजों को क्या जवाब दूंगी? माँ को तो तुम्हारे लिए पहले ही पैसे खर्च कर देने चाहिए थे। एक ऐसी बहू ब्याह कर लानी चाहिए थी जो खानदान को वारिस दे सके। ये बुढ़िया भी कोई कम चीज नहीं है। पिछला वाला भी एक नंबर का बुद्धू था। बुढ़िया जो भी कहती थी वो मान लेता था। उसका अपना कोई दिमाग ही नहीं था। सुनिए, हमारी बेटी को बचा लीजिए। वो अभी तो पैदा हुई है। अगर माँ ने उसे फेंक दिया तो वो जिंदा नहीं बच पाएगी। इससे तो अच्छा है कि तुम मुझे ही बेच दो। तुम दूसरी शादी कर लेना। कितनी अच्छी औरत है यह। अगर आज के जमाने में होती तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती। ये पहले वाला सच में इंसान कहलाने के लायक नहीं था। कितना बड़ा पाप किया है उसने। वे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुमने अभी बच्चे को जन्म दिया है। तुम्हें हवा नहीं लगनी चाहिए वरना ये बीमारी बन जाएगी। जल्दी से लेटकर आराम करो। अरे तीसरे, क्या तुम गुस्से से पागल हो गए हो? उसने फिर से एक लड़की जनी है।
ये 5वीं लड़की है। माँ जानती है कि तुम्हें भी लोगों के हंसने का डर है, तुम चिंता मत करो। माँ तुम्हारे लिए बेटे का कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेगी, तुम्हारे खानदान को खत्म नहीं होने देगी। बच्चे तो किस्मत से होते हैं, चाहे बेटी हो या बेटा। अगर वो मेरा बच्चा है तो मुझे प्यारा है। इसे बुखार तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और लड़की पैदा होने से इसका दिमाग खराब हो गया है? ये तो सच में एक मनहूस है। अगर इस मनहूस लड़की की वजह से मेरा बेटा पागल हो गया तो मैं उसे जिंदा दफना दूंगी। वैसे तो इस जमाने में लड़कों को लड़कियों से ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन एक जीते जागते बच्चे को दफना देने के लिए कितना कठोर दिल चाहिए। हम बंदरिया जैसी दिख रही है। पिछले जन्म में मैं 30 साल का होने पर भी कुंवारा था और मेरे कोई बच्चे भी नहीं थे। इस पल मेरा दिल सचमुच पिघल सा गया। बाहर बहुत ठंड है। तुम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के पास रहोगी तो थोड़ी गर्माहट मिलेगी। ये बच्ची देखने में बिल्कुल तुम पर गई है, भविष्य में जरूर खूबसूरत होगी। तीसरे, आज तुम्हें आखिर हो क्या गया है? एक लड़की ही तो है, कोई लड़का तो नहीं। इस पर इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है? माँ, चाहे लड़का हो या लड़की, जब तक वो मेरा अपना बच्चा है मैं उसे प्यार करूंगा। आगे से मेरे बच्चे को फेंकने या जिंदा दफनाने जैसी बातें दोबारा मत कहना। आखिरकार बुरे काम करने वालों को सजा मिलती ही है। रोवेई ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, उसका शरीर बहुत कमजोर है। मैं उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। सच में पैसा न हो तो बड़े से बड़ा सूरमा भी मजबूर हो जाता है। ये पहले वाला भी क्या कंगाल था, जेब में एक पैसा तक नहीं है। ये तो बहुत ही मुश्किल शुरुआत है। दूसरे लोग जब दूसरी दुनिया में जाते हैं तो मजे करते हैं, और मैं यहाँ आया तो खुद को तो पाल नहीं सकता, ऊपर से इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी भी आ गई। मेरी किस्मत भी कितनी खराब है। बाबा, हम कामचोरी नहीं कर रहे थे, बस आज बाहर बर्फ गिर रही थी और मौसम बहुत ठंडा था, इसलिए हम कोई जंगली सब्जी नहीं खोद पाए। बाबा, हमें मारना मत। क्या माँ ने फिर से एक बहन को जन्म दिया है? हम आज खाना नहीं खाएंगे। बाबा, प्लीज बहन को फेंकना मत, मैं उसका ध्यान रख सकती हूँ। हम भी बहन का ख्याल रख सकते हैं। ये असली मालिक आखिर था कैसा कमीना, इतनी प्यारी बच्ची पर वो हाथ उठा भी कैसे सकता था? ठीक है, चिंता मत करो। पापा तुमसे वादा करते हैं, मैं तुम्हारी बहन को बिल्कुल नहीं फेंकूंगा। तुम्हारी माँ ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, वो बहुत कमजोर हैं। मैं कुछ गर्मा गर्म खाना बनाता हूँ, तुम लोग पापा की मदद करोगे, ठीक है? पापा, मैं आग जला सकती हूँ। आग जलाने से गर्मी मिलेगी। दूसरी बेटी आग जलाने में सबसे अच्छी है। अच्छा, तो फिर दूसरी बेटी पापा की आग जलाने में मदद करेगी। थोड़ी देर में पापा और ज्यादा खाना बनाएंगे, हम सब मिलकर पेट भरकर खाना खाएंगे। चावल और आटे के डिब्बे इतने साफ हैं कि यहाँ तो चूहे भी आना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में गुजारा करना वाकई बहुत मुश्किल है। इससे पेट तो भर जाएगा, लेकिन रुओवेई ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। सिर्फ शकरकंद खाने से काम नहीं चलेगा। तुम लोग अभी घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। बाहर बहुत ठंड है, मैं खाने का कुछ इंतजाम करने जाता हूँ। दीदी, पापा ने हमें कई दिनों से नहीं मारा, तुम फिर क्यों रो रही हो? क्या हमें खुश होना चाहिए? घर में पकाने के लिए अब कुछ भी नहीं है। ऐसी ही एक सर्द रात थी जब घर में पकाने के लिए चावल नहीं थे। तब दादी ने बड़ी दीदी को बेच दिया था। इस बार शायद हमारी बारी है। ठीक है, तुम दोनों रोना बंद करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अगर पापा को किसी को बेचना ही पड़ा तो वो पहले मुझे बेचेंगे। बस तुम दोनों आगे से समझदारी से काम लेना। पापा और दादी को कभी गुस्सा मत दिलाना। छिन परिवार का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन बहू के लगातार लड़कियां पैदा करने की वजह से दादी उनसे नफरत करने लगी और उन्होंने जबरदस्ती तीसरे परिवार को अलग करके अपना चूल्हा जलाने को कह दिया। बुढ़िया को तीसरे बेटे की जमीन भी चाहिए और इस हट्टे कट्टे मजदूर से काम भी करवाना है। जायदाद में से एक पैसा नहीं दिया, उसका दिल तो कब का बड़े बेटे और बड़े पोते पर आ गया है। अरे तीसरे, अभी तक खाना नहीं खाया क्या?
जल्दी बैठो, कुछ खा लो। सब तुम्हारी बहू की गलती है। कई बच्चों की माँ बन चुकी है, फिर भी इतनी नौटंकी कर रही है। आधे दिन से परेशान करके रखा है। खाने का समय भी निकल गया। मैं नहीं खाऊंगा। आखिर मेरी बीवी और बच्चे अभी भी भूखे हैं। माँ, घर में पकाने के लिए चावल नहीं है, मुझे थोड़ा अनाज दे दो। क्या खाना वाना, बस अनाज की बर्बादी है। 1-2 दिन भूखा रहने से कोई मर नहीं जाएगा। माँ, मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने भूख से मरते हुए नहीं देख सकता। भले ही रुओवेई ने सिर्फ बेटियों को जन्म दिया हो, लेकिन वो भी हमारे ही खानदान का खून है। तुम नहीं चाहोगी कि यह बात बाहर फैले और लोग कहें कि तुम अपनी बहू और पोतियों के साथ बुरा बर्ताव करती हो, जानबूझकर उन्हें भूखा मारकर एक जालिम औरत का नाम कमाना चाहती हो। माँ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुमने मुझे मेरी बीवी और बेटियों से मिलने नहीं दिया तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। तीसरे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तू नालायक बेटा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ तीसरे, तुम माँ से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? माँ, ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही है। तुम्हारी बीवी ने एक के बाद एक 5 पराया धन पैदा किया है। उसने हम छिन परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। उसे 2-3 वक्त भूखा रखने से क्या हो जाएगा? TCH, घर के सारे फायदे तो बड़े भैया को ही मिलते हैं। तुम्हारे लिए तो कहना आसान ही है। अगर छिन वांग घर का थोड़ा कम पैसा खर्च करता तो हमारा परिवार इतना गरीब नहीं होता। छिन वांग की पढ़ाई के लिए पूरे परिवार ने पेट काट कर गुजारा किया है। मैंने तो अपनी सगी बेटी तक को बेच दिया। तीसरे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? छिन वांग हमारे परिवार का इकलौता चिराग है। हमारे छिन खानदान का भविष्य उसी पर टिका है। वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। भविष्य में पूरा परिवार उसी पर निर्भर करेगा। तुम्हारे तो एक भी बेटा नहीं है। जब भविष्य में वांग कामयाब हो जाएगा तो तुम लोगों को भी उसका फायदा मिलेगा। बड़े भैया, अगर छिन वांग के सहपाठियों को पता चल गया तो क्या तुम्हें लगता है कि वो पाठशाला में टिक पाएगा? तीसरे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरे नहीं, मैं तो बस सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। सारे फायदे बड़े भैया को नहीं मिल सकते और तुम यहाँ खड़े होकर ताने मार रहे हो। माँ, मैं आज अनाज लेने आया हूँ। तुम बस इतना बताओ कि दोगी या नहीं। ठीक है, जाओ तीसरे के लिए थोड़ा अनाज ले आओ। उसकी बीवी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। तुम सास हो, तुम्हें भी थोड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि बाहर बात फैलकर घर की इज्जत खराब न हो और वांग के भविष्य पर असर न पड़े। सच में पाप चढ़ेगा। मैं तो तुम्हारे पूरे परिवार की कर्जदार हूँ। माँ, बस इतना सा अनाज? इससे तो हमारे इतने बड़े परिवार का पेट भी नहीं भरेगा। मुझे थोड़ा और दे दो ताकि मुझे रोज रोज तुमसे मांगने न आना पड़े। तुम्हारे दांतों में भी नहीं आएगा। पेट भर खाना भी नहीं खा सकते। पूरा परिवार भूख से मरने वाला है और यह बुढ़िया अभी भी पढ़ाई के बारे में सोच रही है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता कि अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी और बच्चों को भूख से मरते देखूं। वरना मुझे कल फिर आना पड़ेगा। ये बदमाश नए साल के बाद बसंत में घर का सारा काम उसी से तो करवाना है। हेंग, और नहीं मिलेगा। यह अनाज तुम्हारे परिवार के लिए कई दिनों तक काफी है। तीसरे, चिंता मत कर, तू माँ का सगा बेटा है। माँ तुझे कभी भूखा नहीं रखेगी। अगर तेरा पेट न भरे तो घर आकर खा लेना। तुम्हारे घर की वो बोझ लड़कियाँ, बस इतना काफी है कि वो भूखी न मरे। जो मिला है लेकर जाओ। घर पर बाकी लोग भी इस चावल का इंतजार कर रहे हैं। माँ, मुझे अनाज नहीं चाहिए तो भी चलेगा, पर आपको मुझे कुछ और अंडे देने होंगे। रुओवेई को पौष्टिक खाने की जरूरत है। सिर्फ ये पतली चावल की खिचड़ी पीना काफी नहीं होगा। क्या उसने एक बोझ को जन्म दिया है और उसे अंडे भी खाने हैं? तीसरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो जो मुर्गी ने कुछ अंडे दिए हैं, मुझे उन्हें बेचकर पैसे लाने हैं। आमतौर पर तो मैं अपने लाडले पोते को भी ये खाने नहीं देती। तुम्हारी बीवी के बारे में तो सोचना भी मत। मर्द होकर सब कुछ सहना जानता है। इस समय थोड़ा नाटक करने के अलावा कोई चारा नहीं है। माँ, मैं जानता हूँ आप भी मुझे नीची नजरों से देखती हैं क्योंकि मेरे 5 बेटियां हैं। मैं बड़े भैया और भाभी जितना किस्मत वाला नहीं हूँ जिन्हें पहली बार में ही बेटा हो गया। शायद जब मैं बूढ़ा होकर मरूंगा तो मेरी देखभाल करने वाला या मेरा अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं होगा। रुओवेई असल में एक विद्वान की बेटी थी। अगर उसके घर में वो मुसीबत न आई होती तो वो हमारे घर क्यों ब्याही जाती? हमारे घर के जैसे हालातों में मेरे लिए दूसरी शादी करना आसमान से तारे तोड़ने जैसा होगा।
मैं भी अब जीना नहीं चाहता। बचपन से ही बड़े भैया की तरह मुझे किसी ने पसंद ही नहीं किया। न माँ का प्यार मिला, न पिता का। नालायक बेटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई का नाम लेने की? माँ ने तुझ जैसी चीज को कैसे जन्म दे दिया? बस ये दो हैं। अपनी बीवी से कहना कि किफायत से खाए। लगातार बोझ पैदा करने के बाद भी वो कीमती बन गई। मुझे असली फायदा तो मिल ही गया। जुबान से थोड़ा बहुत सह लेने में कोई हर्ज नहीं है। आखिर इस खराब मौसम में चीजें हाथ में आ जाना ही सबसे जरूरी है। शुक्रिया माँ, मैं जानता था कि आप अभी भी मुझसे प्यार करती हैं। अगर सच में आपसे झगड़ा हो जाता तो हमारा पूरा परिवार बस मरने का इंतजार करता। तुम आगे से अपने बड़े भाई से भी तमीज से बात करना, उसे परेशान मत करना। आखिर वो वांग एर का सगा बाप है। तो मैं अब चलता हूँ। देवर जी, आपने ये चोरी चकारी कब से सीख ली? हमारे घर का वांग एर तो एक पढ़ा लिखा लड़का है। भविष्य में वांग एर को शर्मिंदा मत करना। भाभी, आपका ऐसा कहना शायद ठीक नहीं है। भैया भी इसी घर का हिस्सा है। भाभी और बच्चे घर पर खाने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपने ही घर से 2 रोटियां ही तो ली हैं। ये चोरी चकारी कैसे हो गई? सिर्फ 2 रोटियों की ही तो बात है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? चैन से एक निवाला भी नहीं खा सकते। क्या बहुत ज्यादा ठंड लग रही है? चलो हम अभी आग जलाकर खाना बनाते हैं। खाना खाने के बाद शरीर गर्म हो जाएगा। ये लोग डर रहे हैं कि मैं इन्हें बेच दूंगा। अभी के लिए अनजान बनने का नाटक करता हूँ, वरना बात और बिगड़ जाएगी। तुम लोग पहले पेट भरने के लिए थोड़ा खा लो, खाना बस बनने ही वाला है। बहुत भूख लगी है, पर मैंने फिर एक बेटी को जन्म दिया है। अब मैं किस मुंह से कोई शिकायत करूं? मैं उन्हें बिल्कुल भी रोते हुए नहीं देख सकती, वरना मुझे फिर से डांट पड़ेगी। मैं कुछ ज्यादा देर तक सो गई। सानलांग, आप गुस्सा मत होना, मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ। अभी तो तुम्हारे बच्चे को जन्म दिए कुछ ही दिन हुए हैं, मैं तुमसे खाना कैसे बनवा सकता हूँ? मैंने खाना बना लिया है। घर में खाने को ज्यादा कुछ नहीं है, तुम बस काम चला लो। मैं इन कुछ दिनों में कोई रास्ता निकालता हूँ। ये अंडे कहाँ से आए? माँ से लेकर आया हूँ। तुम्हारा शरीर अभी बहुत कमजोर है, ठीक होने के लिए तुम्हें पौष्टिक खाने की जरूरत है। अभी के लिए मैं तुम्हारे लिए सबसे पौष्टिक चीज जो ला सकता था वो ये 2 अंडे ही हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। तुम्हें और बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। मैंने लगातार 5 बेटियों को जन्म दिया है। परिवार वाले मुझे अंडे खाने के लिए कैसे दे सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं उसका और सास का कोई और ही इरादा तो नहीं? क्या वो सच में मुझे बेचना चाहते हैं? अगर मुझे बेच दिया गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? डरने की क्या बात है? वो अब मेरी पत्नी है। अब मर्दों और औरतों के बीच कैसी दूरी? ठीक है, अब रोना बंद करो। मैंने सुना है कि डिलीवरी के बाद रोना आंखों के लिए अच्छा नहीं होता। तुम्हारी आंखें इतनी रोशन हैं, अगर रो रो कर अंधी हो गई तो अच्छी नहीं लगोगी। मेरा मतलब है कि डिलीवरी के बाद रोना आंखों के लिए ठीक नहीं है। अगर बाद में कोई बीमारी लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। भले ही वो इतनी मुश्किल से मेरी चिंता कर रहा है ताकि मुझे अच्छे दाम पर बेच सके। मुझे जीने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। मुझे अपने बच्चों से मिलना है। मैं ऐसे ही फांसी लगाकर मर नहीं सकती। अरे धीरे धीरे खाओ, कहीं गले में अटक न जाए। कोई तुमसे छीन नहीं रहा है। मैं जाकर तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। खाना खत्म करके आराम से लेटकर आराम करना।
उसने मुझे बेचने की बात का जिक्र तक नहीं किया। क्या मैंने गलत समझा? उसका मुझे बेचने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, तुम छोटी बहन को लेकर बाहर खेलने जाओ, ये बर्तन मैं धो दूंगी। माँ, क्या ये छोटी है? ये तो बहुत प्यारी है। प्यारी होने का क्या फायदा? आखिर है तो लड़की ही। ये सब माँ की गलती है। मैं लड़का पैदा नहीं कर सकी। अगर माँ एक लड़के को जन्म दे पाती तो तुम सबको इतना दुख नहीं सहना पड़ता और तुम्हारी बड़ी बहन को भी बेचा नहीं जाता। तुम सब इधर आओ, माँ को देखने दो। देखने में तो तुम सब ठीक लग रही हो। तुम लोगों ने खाना खाया? हाँ, खा लिया, पेट एकदम भर गया है। बेटा, माँ को बताओ जो खाना हम लोगों ने अभी खाया, क्या वो तुम्हारी दादी ने भेजा था? नहीं, वो पापा ने खुद बनाया था। मैंने आग जलाने में भी मदद की थी। हमारे घर में तो अनाज खत्म हो गया था ना। तुम्हारे पापा खाना बनाने के लिए अनाज कहाँ से लाए? मुझे नहीं पता, शायद किसी से उधार लिया होगा। उधार? वो कब से खाना बनाने के लिए अनाज उधार लेने लगा? छोड़ो भी, बस हम माँ बेटियों को बेचने का इरादा न हो तो ठीक है। मौसम बहुत ठंडा है और लंगोट इस्तेमाल करने के हालात नहीं है। इस बेचारी को लकड़ी की राख से ही काम चलाना पड़ेगा। इसे थोड़ा और बारीक छान लेती हूँ ताकि उसे चुभे नहीं। ये मंजर कितना अजीब है, जैसे कोई सपना हो। मैंने हमेशा ऐसे ही प्यार भरे पल का सपना देखा है, लेकिन अफसोस ऐसा कभी नहीं हुआ। डर लग रहा है कि कहीं आंखें बंद करते ही यह सब गायब न हो जाए। सो क्यों नहीं रही? मुझे ऐसे क्यों देखे जा रही हो? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? अरे, इसकी ये मुस्कान तो ऐसी है जैसे बसंत की हवा चेहरे को छूकर गुजर गई हो। कितनी ताजगी भरी है। शुए रुओवे एक विद्वान की बेटी थी जिसे एक अच्छे और शरीफ घराने की लड़की माना जाता था। बस छिन परिवार में शादी होने के बाद इन सालों में दिन ब दिन की मेहनत ने उसकी जवानी की रौनक छीन ली और जिंदगी की मुश्किलों की एक झलक दे दी। क्या हुआ? क्या तुम्हें शौच जाना है? मैं तुम्हारे लिए शौच पात्र ले आती हूँ। नहीं, तुम्हारी नाक पर धूल लगी है, मैं इसे साफ कर देता हूँ। यह एहसास ऐसा क्यों है जैसे मैं किसी और की पत्नी के साथ चक्कर चला रहा हूँ? लेकिन जब मैंने इस जमाने में शांति से जीने का फैसला कर लिया है तो मुझे यहाँ की हर चीज को स्वीकार करना होगा, जिसमें मेरे सामने मेरी पत्नी और मेरा नवजात बच्चा भी शामिल है। मैं खुद कर लूंगा। इसे एक नया अनुभव भी मान सकते हैं। जहाँ तक पैसे और घर बार की बात है, मेहनत करने से सब कुछ मिल जाएगा। मैं, जिसके पास हजारों सालों का ज्ञान है, क्या भूखा मर सकता हूँ? मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम लोग घर पर अपनी माँ और बहन का ध्यान रखना। बर्फबारी तो रुक गई है, लेकिन घर में अनाज लगभग खत्म हो चुका है। छिनलांग के पास कोई जादुई स्पेस सिस्टम नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में जिंदा रहने के लिए वो सिर्फ इस शरीर के असली मालिक की यादों के सहारे पहाड़ों में अपनी किस्मत आजमा सकता है और अंदर नहीं जा सकता। आगे बड़े और खूंखार जानवरों का इलाका है। अगर मैं और आगे गया तो मैं शिकारी से शिकार बन जाऊंगा। ये बच्चा सुअर जिन से ज्यादा का होगा। लगता है मुझ जैसे समय यात्री की किस्मत अच्छी है। कम से कम घर से निकलते ही कुछ हाथ तो लगा। भूखा तो नहीं मरूंगा। यहाँ खून की गंध बहुत तेज है। ये यकीनन जंगली जानवरों को आकर्षित करेगा। ज्यादा देर नहीं रुक सकते।
ए कमीनी, देखो तो क्या वक्त हो गया है और तुम अभी तक बिस्तर पर पड़ी हो। घर में इतना सारा काम पड़ा है, तुम्हें दिखता नहीं क्या? तुम उठकर करती क्यों नहीं? क्या तुम मेरे बेटे से करवाने की उम्मीद कर रही हो? सालांग ने ही मुझे कमरे में रहने को कहा था। उन्होंने कहा कि बाहर ठंड है। उन्हें डर था कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी और एक बोझ को जन्म दूंगी। तुम तो बड़ी नाजुक हो गई हो शुईशी, तुम अब किसी विद्वान की बेटी नहीं रही। अगर उस वक्त हमारे चिन लांग ने तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं की होती तो तुम भी बहुत पहले अपने उस बाप के साथ देश निकाला झेल रही होती। हमारे चिन परिवार में शादी करके आए इतने साल हो गए, मुफ्त का खा पी रही हो, ऊपर से एक लड़का तक पैदा नहीं कर पाई। मैंने 5वीं लड़की के लिए एक अच्छा घर ढूंढा है। वो पति पत्नी 40 साल से ज्यादा के हैं, उनके कई बच्चे हुए पर कोई भी जिंदा नहीं बचा, तो वो पहले एक बेटी गोद लेना चाहते हैं। दूध के पैसों के बदले में तुम जल्दी से 5वीं लड़की को तैयार कर दो। मैं बाद में बच्ची को वहां भेज दूंगी। माँ, शाओ वो तो अभी अभी पैदा हुई है, वो इतना लंबा सफर नहीं झेल पाएगी। आपने जिस परिवार की बात की है, मैंने भी उनके बारे में सुना है। वो पति पत्नी बिल्कुल भी ठीक लोग नहीं हैं। उन्होंने कई बच्चे गोद लिए थे और उन सबको तड़पा तड़पा कर मार डाला। शाओ वो चाहे जो भी हो, है तो आपकी अपनी पोती। आप उसे आग के हवाले नहीं कर सकती। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो लोग बहुत इज्जतदार हैं। वो एक लड़की को गोद लेने के लिए तैयार हैं। ये तो 5वीं लड़की की खुशकिस्मती है। तुम देखती नहीं कि हमारा परिवार कितना गरीब हो चुका है? 5वीं लड़की वहाँ जाकर ऐश करेगी, जो यहाँ दुख भोगने से तो कहीं बेहतर है। मेरा हाथ छोड़ो। मैंने उन लोगों से बात पक्की कर ली है। शुईशी, तुम एहसान फरामोश मत बनो। माँ, आप इसका फैसला अकेले नहीं कर सकती। ये मेरी और सालांग की बच्ची है। भले ही वो एक बेटी है, पर वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे बेटे का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। हमारा सालांग हमेशा मेरी बात सुनता है। वो तुम जैसी कमीनी के लिए मुझ जैसी सगी माँ से रिश्ता कैसे तोड़ सकता है? अब पछताने से कोई फायदा नहीं। मैंने वांग दाई से वादा कर दिया है। सही कहा, जब बड़ी लड़की को बेचा गया था तो सालांग भी पहले राजी नहीं था, पर आखिर में उसे मानना ही पड़ा था ना। क्या मैं सच में अपनी श्याओ वो को नहीं बचा पाऊंगी? रोना रोना, बस रोना। तुम्हें बस रोना ही आता है। जेशी गुस्सा दिला रही हो। जब बच्ची को देना ही है तो जल्दी करो। तुम सब ये क्या कर रहे हो? तुम्हें वापस आने की सुध तो आई? देखो जरा अपनी अच्छी बीवी को जो तुम ब्याह कर लाए हो। ये मुझे मार डालना चाहती थी। अरे, तुम वापस आ गए। हे माँ, क्या आपने 5वीं लड़की के लिए एक अच्छा घर नहीं ढूंढा? यहाँ से 30 ली दूर एक पति पत्नी है जो 40 से ज्यादा के हैं। उनके कोई बाल बच्चे नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिले हैं जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5वीं लड़की एक लड़की है, और वो दूध के पैसों के बदले में 2 बाल्टी चावल और 2 गज फूलों वाला कपड़ा भी देने को तैयार हैं। तो मैं सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके 5वीं लड़की को वहाँ ले जाऊं, पर किसे पता था कि ये शुईशी इतनी एहसान फरामोश निकलेगी। ऊपर से रो धोकर घर में मनहूसियत फैला रही है। अच्छा हुआ तुम आ गए। बच्चे को पकड़ो और मेरे साथ उसे पहुँचाने चलो। तुम फिर से मेरी बेटी को बेचना चाहती हो? क्या हमारी बड़ी बेटी को बेचना काफी नहीं था? अब मेरी छोटी बेटी को भी बेचना चाहती हो? इससे अच्छा तो तुम मुझे ही बेच दो। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही है। घर में इन घाटे का सौदा पालने का क्या फायदा? अनाज बर्बाद करने के अलावा ये और किस काम की है? मुझे लगा था उसके दिल में अपनी माँ के लिए थोड़ा प्यार बचा होगा। मैं यहाँ नया नया आया हूँ, इसलिए सोचा था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक करूँगा। मैं मामले को ज्यादा बिगाड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब लगता है कि कुछ बातें आज साफ करनी ही पड़ेंगी। माँ, इतने सालों से मैंने इस घर के लिए बहुत मेहनत की है ना? खेती के समय पूरे परिवार के खेत में अकेले जोतता हूँ, और जब खेती का काम नहीं होता तो मैं शहर में बोरियां ढोता हूँ, लोगों की दीवारें बनाता हूँ। ऐसा कौन सा गंदा या मुश्किल काम है जो मैंने नहीं किया? चुप रहो। मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से इतना तो कमा ही लिया था कि रोवे और बच्चियों का पेट भर सकूं।
लेकिन आपने बड़े भाई के बेटे छिन वांग की पढ़ाई के लिए मेरी पीठ पीछे मेरी बड़ी बेटी को बेच दिया। मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैंने एक पति होने की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और मैं अपने बच्चों की भी रक्षा नहीं कर पाया। इसलिए मैं बड़े भाई के परिवार से इसका बदला लेकर रहूंगा। मैं पहले सिर्फ आपकी बात सुनता था, अपनी सारी मेहनत और कमाई बड़े भाई के परिवार पर लगा दी, जिसकी वजह से इन माँ बेटियों को बहुत दुख झेलना पड़ा। मैं जानता हूँ कि आप बड़े भाई का पक्ष लेती हैं, पर मैं भी तो आपका ही खून हूँ। क्या सिर्फ इसलिए कि रुओवेई ने बेटा पैदा नहीं किया, आपको मेरे लिए जरा भी दुख नहीं होता? वांग एर हमारी छिन पीढ़ी का इकलौता लड़का है। तुम उसके सगे चाचा हो, थोड़ी ज्यादा मदद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? जब वो बड़ा होकर अफसर बन जाएगा तो क्या वो तुम्हें भूल जाएगा? तुम्हारे घर में तो बस लड़कियों का झुंड है। देर सवेर वो सब पराए घर चली जाएंगी। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो किसका सहारा लोगे? तुम्हें वांग एर पर ही तो निर्भर रहना पड़ेगा अपने अंतिम संस्कार के लिए। जब मैं आपका सगा बेटा होकर आपके काम नहीं आ पा रहा तो मैं अपने भतीजे से क्या उम्मीद कर सकता हूँ? बड़े भाई और भाभी जिंदा और ठीक ठाक हैं। वांग जी की जिम्मेदारी उनकी है। आगे से मुझ जैसे चाचा को बेकार में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं बेवकूफ था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब से हम अपना दरवाजा बंद करके अपनी जिंदगी जिएंगे। मैं अपनी बेटियों को खुद प्यार से पालूंगा। भविष्य में अगर वो शादी करना चाहे तो मैं उनके लिए एक अच्छा परिवार ढूंढूंगा, और अगर वो शादी नहीं करना चाहे तो वो घर पर ही रहेंगी। जब मैं और रुओवेई बूढ़े हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम एक घर जमाई रख लेंगे। छिन तीसरे नंबर वाले, तुम कमीने, तुम्हारे पर निकल आए हैं, है ना? घर जमाई रखोगे? क्या कोई बाहर वाला वांग एर की बराबरी कर सकता है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, जल्दी से 5वीं बेटी को मेरे लिए तैयार करो, और आज जो तुमने कहा मैं उसे बकवास समझकर भूल जाऊंगी। आप ये ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। अगर किसी ने भी छिपकर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर आप सच में सारे रिश्ते खत्म करना चाहती हैं, तो फिर इतने सालों का हिसाब किताब भी साफ कर लेते हैं। जो कुछ भी आप लोगों पर मेरा उधार है वो सब आपको सूद समेत वापस करना होगा। वसंत में तुंगशेंग की परीक्षा भी है। माँ, अगर आपने फिर से हिम्मत की तो याद रखना छिन वांग को नए साल के बाद फीस भी देनी है। तो मैं पाठशाला में जाकर हंगामा करूंगा और फिर सरकारी दफ्तर में भी जाकर हंगामा करूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं छिन वांग को इस जिंदगी में कभी परीक्षा में नहीं बैठने दूंगा। जल्दी से लेट जाओ, बाहर बहुत ठंड है, कहीं तुम्हें और बच्चे को ठंड ना लग जाए। मैंने जाते समय तुमसे क्या कहा था? इतनी कड़ाके की ठंड है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो बाद में तकलीफ भी तुम्ही को होगी। तुम चिंता मत करो, मैं छोटी 5वीं को किसी को नहीं दूंगा। अब से ये सारी बातें मुझ पर छोड़ दो। शायद इस बार मैं सच में उस पर भरोसा कर सकती हूँ। भरोसा कर सकती हूँ कि वो हम माँ बेटी की हिफाजत कर पाएगा। माँ, आप वापस जाइए। अभी अभी मैंने अपनी बात काफी साफ साफ कह दी है। बड़े भैया और भाभी किन वांग का ध्यान रख रहे हैं, मेरी चिंता करने की बारी नहीं है। भविष्य में अगर वो सच में कामयाब हो भी गया तो भी मैं किन लाओसान कभी उसके आगे पीछे नहीं घूमूंगा। हाँ, एक और बात, रुओवेई के दहेज में जो 2 बक्से किताबें आई थी, आप किन वांग से कहिए कि वो उन्हें जल्द से जल्द वापस कर दे। तुम चाहते हो कि वांग वो किताबें वापस कर दे? वांग एक पढ़ा लिखा लड़का है। काउंटी स्कूल में उन्हीं किताबों की वजह से उसकी इज्जत है। इज्जत? वो जो अपनी चाची के दहेज पर कब्जा करके बैठा है। किस इज्जत की बात कर रहे हैं? माँ, आप दिल ही दिल में अच्छी तरह जानती हैं कि रुओवेई एक विद्वान के घर की बेटी है। जब जुए परिवार पर मुसीबत आई थी तो आपने इसी लालच में रिश्ता जोड़ा था कि वो लोग दहेज नहीं लेंगे, और अपने साथ दहेज में दुर्लभ प्राचीन किताबें भी लाई, तभी तो मुझे ये सस्ता सौदा मिला। किन वांग का काउंटी स्कूल में दाखिला भी रुओवेई की वजह से ही हुआ है। अरे वो तो घर की बात घर में ही है, हम सब एक ही तो परिवार हैं। जब किन वांग ने रुओवेई से किताबें ली थी तो उसने कहा था कि वो उधार ले रहा है, और जब उधार लिया है तो वापस न करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।
वो मेरी पत्नी की चीजें हैं। भविष्य में वो मेरी बेटी को मिलेंगी। एक भतीजा उन पर कब्जा करके बैठा है, ये भला कौन सी बात हुई? मैं आप लोगों को आधे महीने का समय देता हूँ। आधे महीने बाद किताबें जैसी थी वैसी ही रुओवेई को लौटा देना, वरना अंजाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वैसे भी मुझे कोई सरकारी परीक्षा नहीं देनी है और न ही मेरा कोई बेटा है। मुझे बेइज्जती का कोई डर नहीं है, वो भी तो मेरे ही बच्चे हैं। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। यहाँ डराओ मत रुओवेई और बच्चों को। पागल हो गए हो तुम, सच में पागल हो गए हो। तुम मुझे याद रखोगे। इधर आओ, पापा के पास आओ। तुम दोनों लड़कियां दरवाजे पर छिप छिप कर क्या कर रही हो? बाहर ठंड है, जल्दी अंदर आओ। हमने देखा कि दादी को छोटा भाई बहुत पसंद है, इसलिए हम मांगने की हिम्मत नहीं कर पाए। पहले सब पापा की गलती थी। मैं तुम लोगों की ठीक से हिफाजत नहीं कर पाया, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। पापा अब किसी को भी तुम लोगों को परेशान नहीं करने देंगे। पापा तुम्हारी बड़ी बहन को जरूर वापस ले आएंगे। सानलांग, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या तुम सच में दाया को वापस ले आओगे? मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। तुम अभी बच्चे के जन्म के बाद आराम कर रही हो, पहले अच्छे से आराम करो, ज्यादा सोच विचार मत करो। मैं जाकर तुम सबके लिए खाना बनाता हूँ। तुम तीनों मेरे साथ रसोई में चलो, पापा को तुम्हारी मदद चाहिए। शायद आने वाले दिनों में सच में उम्मीद की कोई किरण है। देखो ये क्या है? पापा, यह क्या है? बेवकूफ दीदी, ये जंगली सुअर है। कितना बड़ा है, सिया को गोश्त खाना है। ये जंगली सुअर पापा आज पहाड़ से शिकार करके लाए हैं, लेकिन तुम लोग किसी को भी मत बताना, खासकर अपनी दादी को तो बिल्कुल नहीं, वरना हम लोगों को खाने के लिए गोश्त नहीं मिलेगा, समझे? तुम लोग पापा की मदद करो, पापा आज तुम लोगों के लिए गोश्त पकाएंगे, ठीक है? ठीक है। दरवाजे के बाहर वो बूढ़ी औरत, नाम के लिए ही सही, पर है तो मेरी माँ। इस जमाने में माँ बाप की इज्जत सबसे बड़ी चीज है। खुलेआम झगड़ा करने से मुश्किलें ही बढ़ेंगी। जितना कम पंगा लो उतना अच्छा। इस शरीर के असली मालिक की जेब तो बिल्कुल खाली है। बचा हुआ जंगली सुअर का मांस कल किसी रेस्टोरेंट में ले जाना होगा, देखना होगा कि बदले में कुछ जरूरी चांदी के सिक्के मिल सकते हैं या नहीं। घर में तेल और नमक के अलावा कोई मसाला तक नहीं है। इसकी बदबू दूर करने के लिए इसे बस 1 घंटे के लिए ठंडे पानी में भिगो सकता हूँ। ये सुअर का आधा पैर, लंबे समय से भूखी रह रही बच्चियों के लिए ये काफी होगा। धीरे से ले जाओ, ध्यान रखना गरम है। तुम लोग पहले खा लो, मैं तुम्हारी माँ को खाना देने जा रहा हूँ। घर में तो खाने के लाले पड़े हैं। यह मांस कहाँ से आया? मैं आज पहाड़ों में गया था, किस्मत अच्छी थी, 100 जिन से ज्यादा का एक जंगली सुअर मिल गया। जंगली सुअर के पैर का मांस मोटा और मजबूत होता है। मैंने दोनों पिछले पैर रख लिए हैं। हम लोग इसे खुद खाएंगे। बचा हुआ मैं कल शहर ले जाऊंगा, किसी रेस्टोरेंट में बेच दूंगा, फिर उसके बदले में थोड़ा अनाज ले आऊंगा। पहले सब मेरी गलती थी, मैंने तुम माँ बेटियों का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। आगे से मैं तुम सबका अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हें मेरे साथ और जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। तो तुमने आज जो दाया को वापस लाने की बात कही, क्या वो भी सच है? सच है। बस मेरे पास थोड़े पैसे जमा हो जाएं, तो मैं दाया को वापस छुड़ा लाने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा। और तुम्हारा दहेज भी, मैं उसे भी तुम्हारे लिए जरूर वापस लेकर आऊंगा। अब से हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं, हम बस अपना दरवाजा बंद करके अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन वो दहेज तो बस बाहरी चीजें हैं, मुझे उसकी ज्यादा परवाह नहीं है। बस अगर दाया वापस आ जाए तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। ऐसे कैसे चलेगा? वो किताबें ससुर जी ने तुम्हारे लिए याद के तौर पर छोड़ी थी, उन्हें वापस लाना ही होगा। तुम इस बात की चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से गर्मा गर्म खा लो, खाकर अच्छे से आराम करो। तुम लोग खा क्यों नहीं रहे? क्या पिताजी ने खाना अच्छा नहीं बनाया? खाना अच्छा नहीं बना ऐसी बात नहीं है, हम पिताजी के साथ खाने का इंतजार कर रहे हैं। पिताजी अभी तक खाने बैठे भी नहीं हैं, हम पहले कैसे शुरू कर सकते हैं? कितनी समझदार बेटियां हैं, सच में कलेजे का टुकड़ा है। ऐसी अच्छी बेटियां होना उन नाशुक्रे लड़कों को पालने से 100 गुना बेहतर है।
ठीक है, पिताजी तुम्हारे साथ खाएंगे। उसका चेहरा काफी मजबूत लग रहा था तो वो वही इंसान, पर ऐसा लग रहा था मानो कोई और ही हो। उसकी पलकों के नीचे हल्के नीले घेरे साफ बता रहे थे कि वो कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है। प्रिय, तुम अभी बच्चे के जन्म के बाद आराम कर रही हो। मुझे उकसाओ मत, वरना अगर मैंने कोई जानवरों से भी बदतर हरकत कर दी तो मुझे दोष मत देना। पहले जब तुम उसके साथ होती भी थी तो बस उसे खुश करने और काम खत्म करने के लिए, तो फिर इस बार उसकी आंखों में देखने पर दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? बिल्कुल किसी ऐसी लड़की की तरह जिसे पहली बार प्यार हुआ हो। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो बस तुम्हारे चेहरे पर कुछ गंदा देखा था, वही हटाने में तुम्हारी मदद करना चाहता था। अच्छा, मुझे तो याद है कि मैंने सोने से पहले मुंह धोया था। क्या मैंने ठीक से साफ नहीं किया? क्या गंदगी लगी है? उसे हटाने के लिए तुम्हारा हाथ मेरे चेहरे पर फिराना होगा। क्या तुम नहीं जानती कि सोने से ठीक पहले एक मर्द को छेड़ा नहीं जाता? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? शायद दिन में ज्यादा सोली, इसलिए अब रात में नींद नहीं आ रही। सानलांग, मुझे इन 2 दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। तुमने मुझे दोष तो नहीं दिया, बल्कि अच्छे अच्छे खाने पीने के साथ मेरा ख्याल भी रख रहे हो। मैं बेटी हो या बेटा, इससे क्या फर्क पड़ता है? बस तुम माँ बेटी सलामत रहो, ये किसी भी चीज से बढ़कर है। पहले तो मुझ पर धुंध सवार थी। मुझे हमेशा लगता था कि बेटा ही वंश को आगे बढ़ा सकता है, पर हमारे घर के जो हालात हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक जैसी ही गरीबी में जीते आए हैं। ऐसे में बेटे का क्या फायदा? हमारे पास कोई राजगद्दी तो है नहीं जो किसी को विरासत में देनी है। हम अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे, उनके लिए एक अच्छा घर ढूंढेंगे, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो उनके लिए घर बनाने और बहुएं लाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर बेटे के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है? इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो, बस इसका अच्छे से ख्याल रखो, इतना ही काफी है। सानलांग, आप ये क्या कह रहे हैं? राजगद्दी विरासत में देने जैसी बातें मत कीजिए। ये ऐसी बातें हैं जिन्हें हम जैसे आम लोग यूं ही नहीं बोल सकते। मेरे पिताजी ने परीक्षा में महाराज की शान में गुस्ताखी कर दी थी, इसीलिए उन्हें उत्तर की बर्फीली और वीरान जमीन पर देश निकाला दे दिया गया था। अरे, तुम फिर से रोने लगी? मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आगे से कुछ भी नहीं बोलूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं बाहर वालों के सामने यकीनन सोच समझकर ही बोलूंगा। अब रोना बंद करो। बच्चे के जन्म के बाद रोने से आंखें कमजोर हो जाती हैं। बंद दरवाजे के पीछे हम दोनों जो बातें करते हैं वो भला किसे पता चलेगी? जब तक कि कोई हमारे बिस्तर के नीचे न छिपा हो। हमारी 5वीं बच्ची अब पैदा हो गई है, क्या हमें उसका नाम नहीं रख देना चाहिए? और हमारी बड़ी बेटियों के भी तो कोई असली नाम नहीं है। हम हमेशा उन्हें बेटी बेटी कहकर ही बुलाते हैं। जब वो मेरे पति किन की बेटियां हैं तो उन्हें इज्जत से जीना चाहिए। तो इस बार चलो सभी बच्चों के नाम एक साथ रख देते हैं। मैं सानलांग की बात मानूंगी। तुम इन बच्चों के पिता हो, इसलिए नाम भी तुम ही रखो। मुझे सोचने दो, अभी एकदम से तो नहीं। मुझे सच में नहीं लगता कि तुम पढ़ी लिखी हो और बच्चों की माँ भी हो। चलो हम दोनों साथ मिलकर सोचते हैं। सानलांग, मेरा दिमाग इस वक्त बहुत उलझा हुआ है। मुझे भी कोई अच्छा नाम नहीं सूझ रहा, लेकिन मैंने यहाँ कुछ नाम सोचे हैं। क्या तुम सुनना चाहोगे? वो तो एक दिन भी स्कूल नहीं गया है। ये सब बस फूलों और पौधों जैसे ही नाम है। शू यू, शू युन, शू याओ, शू वेई, शू निंग। उम्मीद है कि हमारी बेटियों की जिंदगी आराम, सुकून और शांति से गुजरेगी, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि वो तन और मन से आजाद रहेंगी, बिना किसी बंधन के। उनकी जिंदगी आसानी से चले और उनका मन शांत रहे, परेशानियों से दूर रहे। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आए या ठीक नहीं लगे तो मैं और नाम भी सोच सकती हूँ। बुरे नहीं हैं, मुझे लगता है ये नाम बहुत अच्छे हैं। बस तुमने ये नाम सोचे कैसे? मुझे याद है कि तुम पढ़ना लिखना नहीं जानती। अरे, असल में मैं पूरी तरह से अनपढ़ नहीं हूँ, बस कभी ठीक से पाठशाला नहीं गई। पहले हमारे गांव में एक शिक्षक थे, मैं अक्सर उनके घर चली जाती थी और उनके साथ कुछ अक्षर सीख लिए थे। और तो और छिनवांग, वो लड़का, काउंटी में पढ़ने जाने से पहले पूरे दिन घर पर अपनी पढ़ाई का दिखावा करता रहता था। सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। तो कुछ बातें याद रह जाना तो आम बात है ना? पत्नी, आज के बाद तुम मुझे अक्षर सिखाना। ज्यादा ज्ञान होना हमेशा अच्छा होता है।
भविष्य में बाहर जाने पर किसी से धोखा खाने का डर नहीं रहेगा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यही है कि मैं अपने बराबर के किसी पढ़े लिखे इंसान से शादी नहीं कर पाई। सोचा नहीं था कि इस उम्र में भी उसके अंदर सीखने की इतनी इच्छा होगी। अगर ये आज का जमाना होता तो एक साइंस और इंजीनियरिंग वाला लड़का होने के नाते मैं सुबह 7 बजे से पहले बिल्कुल नहीं उठ पाता, पर इस पुराने जमाने की कड़कड़ाती ठंड में रात में जल्दी सोने के अलावा सच में कुछ भी नहीं किया जा सकता। कितना बेकार है, आज मुझे शहर जाना है। बचे हुए जंगली सुअर का मांस बेच दूंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो अपनी छोटी बच्चों के लिए कुछ डायपर खरीदूंगा। हालांकि इस घास फूस की राख से रैशेज नहीं होते, लेकिन फिर भी यह साफ सुथरी नहीं है। खासकर लड़कियों के लिए हमें और भी ध्यान रखना चाहिए। इससे अच्छा है कि कुछ और जरूरी चीजें खरीद ले। घर के बाकी बच्चे भी आने वाले हैं। हमारा घर, इस बारे में तुम चिंता मत करो। मैं पक्का पहले कुछ अनाज खरीद कर लाऊंगा। आज सुबह मैं थोड़ा ज्यादा बना दूंगा। अगर मैं दोपहर तक वापस न आ पाऊं तो तुम भैया से खाना गर्म करवा लेना। तुमने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। अरे, हमारी बेटियां कितनी सुंदर हैं, लेकिन लड़कियों को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। खुद को साफ सुथरा रखना ही अच्छा होता है। ये कल मैंने और तुम्हारी माँ ने बात की और सोचा कि तुम लोगों को असली नाम दिए जाएं। अया का नाम आज से शू यून होगा और सान्या का नाम शू याओ होगा। सिया का नाम शूजी होगा। कैसा लगा? अच्छे है ना? शू यून, ये नाम कितना अच्छा है, आसमान के बादलों की तरह। पिताजी, मुझे ये नाम पसंद है। भविष्य में गांव वाले मुझे आया आया कहकर नहीं बुलाएंगे। या आज से तुम्हारा नाम शू यून है। हम हा शू याओ, शूजी, शू हुआ। कितना अच्छा नाम है, कितना अच्छा नाम है। हमें पसंद आया। पिताजी, क्या आपने बड़ी दीदी और छोटी बहन का नाम रखा है? उनके क्या नाम है? तुम्हारी बड़ी दीदी का नाम शू युए है, तुम्हारी छोटी बहन का नाम शू निंग है। तुम सबके नाम में शू शब्द है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब अपनी पूरी जिंदगी आराम और सुकून से जियो। इस झांगनान काउंटी का असली नाम पिंगयुआन काउंटी था। कई दशक पहले यहाँ एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। जवान और मजबूत लोग भाग गए और शहर में बस बूढ़े और कमजोर लोग रह गए। शाही दरबार ने अधिकारियों को भेजा, लेकिन कोई भी झांगनान जाने को तैयार नहीं था। केवल झांगनान नाम का एक अधिकारी अपनी मर्जी से यहाँ का मजिस्ट्रेट बनने के लिए आया। उसने दशकों तक कड़ी मेहनत की और लोगों को उनके घर फिर से बनाने में मदद की, लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से वो बीमार पड़ गया और 50 साल की उम्र से पहले ही उसकी मौत हो गई। लोग उसकी दया के लिए आभारी थे, इसलिए उन्होंने खुद ही काउंटी का नाम बदलकर झांगनान रख दिया। शाही दरबार ने भी इनाम के तौर पर चुपचाप इसे मान लिया। आज तक झांग साहब की कहानी आज भी इस जमीन पर मशहूर है। भले ही झांग साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, जमाना ही ऐसा था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। हा। कितनी चहल पहल है। ये तो बिल्कुल भविष्य के गांव के बाजार जैसा सादा और सरल है। जिंदगी फिर भी बहुत खूबसूरत है। भाई ग्राहक चिनलांग, जनाब, क्या आप खाना खाने आए हैं? हमारे यहाँ नूडल्स का सबसे सस्ता कटोरा 20 वेन का है। नमस्ते वेटर भाई, मैं यहाँ खाने नहीं बल्कि जंगली शिकार बेचने आया हूँ। पता नहीं आप लोग यहाँ पहाड़ी माल खरीदते भी हैं या नहीं। अच्छा, तो तुम जंगली शिकार बेचने आए हो। ये तो हमारा रेस्टोरेंट खरीदता है, पर यह नहीं पता कि तुम्हारा माल अच्छा है या नहीं। ये शिकार कल ही पहाड़ से लाया गया है। अगर आप चाहें तो पहले माल देख सकते हैं। अगर सही लगे तो आप रख लीजिए, और अगर नहीं तो मैं इसे वापस ले जाऊंगा और दूसरी दुकानों पर जाकर पूछ लूंगा। ठीक है, तो तुम मेरे साथ पीछे की तरफ आओ।
उस्ताद चेन, यह आदमी कह रहा है कि इसके पास बेचने के लिए जंगली शिकार है। आप माल देख सकते हैं। इस जंगली सुअर के अंदर के अंग और खून मैंने सब कुछ अच्छे से साफ कर दिया है। जो बचा है वो सब अच्छा गोश्त है। चलो मैं पहले इस जंगली सुअर को निपटा लेता हूँ। रात को तुम्हारे लिए एक बढ़िया दावत बनाऊंगा। जब तुम इसे इतनी दूर से लाए हो तो मैं इसे खरीद लेता हूँ। हालांकि इसकी पीछे की 2 टांगे नहीं है, लेकिन तुमने अंदर के अंगों और खून जैसी बेकार चीजों को भी हटा दिया है। हमारा सिहाई रेस्टोरेंट व्यापार में हमेशा से ईमानदार और निष्पक्ष रहा है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक जिन का 25 वेन दूंगा। आपको क्या लगता है उस्ताद चेन? आप देखिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक जंगली सुअर का शिकार करना आसान नहीं है, और मैंने तो इसके अंदर की सारी गंदगी भी साफ कर दी है। ये कीमत कुछ ज्यादा ही कम नहीं है क्या? हम सब किसान लोग हैं। जंगली सुअर का शिकार करना आसान नहीं होता। आप दाम थोड़ा और बढ़ा दीजिए। माना कि तुमने अंदर की गंदगी साफ कर दी है, लेकिन सुअर की 2 पिछली टांगे तो तुमने अपने पास रख ली है ना। वो तो पूरे जंगली सुअर का सबसे अच्छा हिस्सा होती है। खैर, मैं समझ सकता हूँ कि इस कड़ाके की ठंड में तुम्हारे लिए भी मुश्किल है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक जिन का 28 वेन दूंगा। इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। शुक्रिया उस्ताद चेन। अगली बार अगर मुझे कोई अच्छा शिकार मिला तो मैं उसे आपके ही रेस्टोरेंट में लेकर आऊंगा। 62 जिन, कुल हुए 1736 वेन। तुम इस लड़के के साथ जाकर मैनेजर से पैसे ले लो। शुक्रिया उस्ताद चेन। आप ये क्या कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर आपने मदद करके मिलवाया न होता तो मेरा ये जंगली सुअर का गोश्त बिक ही नहीं पाता। आगे भी अगर ऐसा कोई काम हुआ तो आपको ही तकलीफ दूंगा। सच कहूँ तो मैंने कुछ ज्यादा मदद नहीं की। ये पैसे आप वापस ले जाइए। आप मुझसे यूँ शर्माइए मत। सच तो ये है कि आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मुझे ऐसे फटे पुराने कपड़ों में देखकर यकीनन मुझे कब का बाहर निकाल चुका होता, लेकिन आपने फिर भी मुझे मिलवाया। मेरा नाम छिन लांग है। सच कहूँ तो घर पर मेरी पत्नी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और वो बहुत ज्यादा कमजोर है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ठीक है, मेरा नाम ज्यू लियांग है। इन भाई साहब को क्या हुआ है? क्या कोई बड़ी बात हो गई है? शहर के गेट पर इतने सारे लोग क्यों जमा हैं? हमारे जिले के हाकिम ने एक नाटक मंडली को बुलाया है। परसों वो लोग भूमि देवता के मंदिर के सामने एक बड़ा नाटक करने वाले हैं। क्या हाकिम साहब के घर में कोई खुशी का मौका है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारे हाकिम साहब ने कहा कि इस साल मौसम खेती के लिए बहुत अच्छा रहा है। ये सब भूमि देवता की कृपा है। कुछ दिन पहले ही भारी बर्फबारी भी हुई थी। कहते हैं कि समय पर बर्फ पड़ना अच्छी फसल की निशानी है। यह एक अच्छा शगुन है। उम्मीद है कि आने वाले साल में मौसम और भी अच्छा रहेगा और सभी लोग खुशी और शांति से रहेंगे। जहाँ लोग होंगे वहाँ बाजार भी होगा। अगर इस मौके का फायदा उठाकर कोई छोटा मोटा व्यापार किया जा सके तो हम इस संकट से जरूर निकल जाएंगे। पिताजी, आप वापस आ गए। यून, इतनी कड़ाके की ठंड में तुम्हें बाहर कपड़े धोने के लिए किसने कहा? तुम्हारी उम्र इतनी कम है, अगर तुम्हें ठंड लग गई तो क्या होगा? पिताजी, मैं ठीक हूँ। ऐसी हालत हो गई है और तुम कहती हो ठीक हो? तुम्हें हो क्या गया है लड़की? जब मैं जा रहा था तो मैंने तुम्हें क्या समझाया था? बस अपनी माँ का ख्याल रखना और अपनी छोटी बहनों का ध्यान रखना। ये सब काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। सांग, तुम गुस्सा मत करो। ये सारे कपड़े भाभी लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के दिनों में वे लोग खाना ढूंढने पहाड़ों में नहीं जा सकते और घर पर खाली भी नहीं बैठ सकते। मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, इसलिए वो बड़े भैया और अपने गंदे कपड़े ले आई ताकि बेटियां उन्हें धो दे। जल्दी से खा लो। ये मांस वाले बन हैं जो पिताजी शहर से लाए हैं।
रास्ते में तेल वाले कागज में लपेटे हुए थे, अभी भी गर्म हैं। अपनी माँ को क्या देख रही हो? जल्दी खाओ, ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए लाए हैं तो जल्दी से खा लो। तुम भी खाओ। इन दिनों हर रोज बस चावल का दलिया ही मिल रहा है, इसमें जरा भी पोषण नहीं है। ये लांग, सिर्फ हमारे बारे में मत सोचो, तुम भी खाओ। मैंने शहर में पहले ही खा लिया है। तुम माँ बेटियां अभी कमरे में ही रुको, मैं जाकर कुछ काम निपटाता हूँ। बड़े बेटे की बहू, इस चूल्हे की आग अभी भी तेज जल रही है, तुम इसे थोड़ा बचाकर इस्तेमाल करो। घर में जलाने के लिए ज्यादा लकड़ियां नहीं बची हैं। जब मेरा बड़ा पोता छिन वांग वापस आएगा तो उसे रोज नहाना धोना होगा। पता है माँ, वांग शहर के स्कूल में बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है। इतनी सर्दियों में जाहिर है उसे रोज नहाना और कपड़े बदलना ही पड़ेगा। माँ, ये तो बस थोड़ी सी लकड़ियां ही तो हैं। अब मौसम इतना ठंडा है, अगर हम लकड़ियां नहीं जलाएंगे तो हम ठंड से मर जाएंगे। जब भविष्य में हमारा वांग भाई कोई पद हासिल कर लेगा तब हम सोने चांदी के धागों वाला लाल रो चारकोल जलाएंगे। उस वक्त आप हमारे घर की सबसे सम्मानित बुजुर्ग महिला होंगी। इतनी सी लकड़ियों की चिंता क्यों करना? बड़े बेटे की बहू, तुम्हारी यह बात तो ठीक है, लेकिन वो तो भविष्य की बात है। अभी हमारा परिवार वांग भाई की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। जहाँ थोड़ी बचत हो सके वहाँ करना ही बेहतर है। नए साल के बाद वांग भाई के स्कूल में पूर्वजों की पूजा करना भी सिखाया जाएगा। उसकी माँ होने के नाते तुम्हें भी थोड़ा ध्यान देना होगा। माँ, ये लकड़ियाँ कोई कीमती चीज तो नहीं है। आप बाद में तीसरे भाई और पांचवे भाई को पहाड़ पर जाकर थोड़ी और लकड़ियाँ काटने के लिए कह दीजिएगा। भाभी, आप दूसरों की मेहनत पर बड़ी उदार बनती हैं। इतने ठंडे मौसम में आप बड़े भैया को पहाड़ पर लकड़ी काटने क्यों नहीं भेजती? इसका मतलब है कि सिर्फ मैं और तीसरे भैया ही बेवकूफ हैं, है ना? पांचवे, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? तुमसे थोड़ा काम करने को कहा तो तुम्हें बुरा लग गया? भविष्य में जब हमारा वांग कोई पद हासिल कर लेगा तो क्या वो तुम्हें, अपने पांचवे चाचा को भूल जाएगा? तुम जवान और ताकतवर हो, थोड़ा काम करने में क्या हर्ज है? इतनी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ मत बनाओ। भाभी, अगर आप वाकई ऐसा कह रही हैं, तो फिर हमें इस बारे में ठीक से बात करनी होगी। घर के सारे गंदे और मुश्किल काम मैं और तीसरे भैया ही करते हैं। कौन सी अच्छी बात? छिन वांग स्कूल में पढ़ रहा है। कुल मिलाकर 7-8 साल हो गए हैं और अब तक वो एक मामूली छात्र की परीक्षा भी पास नहीं कर पाया है। अगर हमें सच में उसके एक बड़ा अधिकारी बनने का इंतजार करना पड़ा तो पता नहीं कब जाकर वो दिन आएगा। मेरे हिसाब से तो माँ बाप कब के मिट्टी में मिल गए होते। इससे तो अच्छा था कि हम पढ़ते ही नहीं। देखो तो हमारा परिवार आज कैसी जिंदगी जी रहा है। दूसरी बहन की जल्दी शादी कर दी गई, बस उन दहेज के पैसों के लिए। चौथे भाई को दुल्हन नहीं मिली तो वो ये परिवार में घर जमाई बन गए, और मेरी तो आज तक शादी ही नहीं हुई। और सबसे बेचारा तो तीसरा भाई है, जिसने इस घर के लिए अपना पैसा और मेहनत सब कुछ लगा दिया। जानवरों की तरह काम किया बिना किसी शिकायत के, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी बेच दिया। और तीसरी भाभी का तो अभी अभी बच्चा हुआ है, उसके पास खाने को एक निवाला तक नहीं है, और तुम हो कि दिन भर ताने मारती रहती हो। किसने तुम्हारी तीसरी भाभी को बता दिया कि तुम्हें शिकायत है और उसे कहा कि यहाँ आकर गुस्सा दिखाए? एक के बाद एक 5 बेटियां जो पैदा की हैं। अगर उसका एक भी बेटा होता तो वो बुढ़ापे में हमारे वांग एर पर निर्भर नहीं रहती। बड़ी भाभी ठीक कह रही हैं। पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरी बेवकूफी थी। अपनी सगी बेटी को प्यार करने के बजाय मैं एक बाहरी इंसान पर प्यार लुटाता रहा। मैं इसी लायक था, लेकिन अब और नहीं। मैंने माँ से पहले ही कह दिया था, अब से छिन वांग के मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तू नालायक। तुम लोग अब और मेरा खून चूसने की सोचना भी मत। और हाँ छिन वांग, तुमने जो किताबें और दुर्लभ ग्रंथ मेरी पत्नी से लिए हैं, 15 दिनों के अंदर वो सब मुझे वापस कर देना, वरना मुझे खुद छाओ जिले के स्कूल तक आने में कोई हर्ज नहीं होगा। तीसरे भाई, बस करो। छिन वांग तुम्हारा सगा भतीजा है। तुम्हारी भाभी की कुछ किताबें ही तो इस्तेमाल की हैं। वैसे भी तुम्हारे कोई बेटा तो है नहीं, उन चीजों को रखकर भी क्या करोगे? इससे अच्छा है कि वांग एर के काम आ जाए, उसकी इज्जत बढ़ेगी।
सुनियांग तुम्हारी बड़ी भाभी है, तुम उससे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? तुम बड़ों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। हा हा हा। हे मेरे भगवान, ये क्या कर रहे हो? तीसरे, ये तुम कैसा पागलपन कर रहे हो? इतना ठंडा पानी तुम इसे अपने बड़े भाई पर कैसे डाल सकते हो? अगर वो बीमार पड़ गया तो फिर दवा पर पैसा खर्च करना पड़ेगा ना। माँ, तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम मेरे बड़े भाई से आधा भी प्यार मुझसे करती तो मैं ये पानी उन पर नहीं डालता। तुम मेरी परवाह नहीं करती, कोई बात नहीं, इतने सालों में मुझे इसकी आदत हो गई है। लेकिन जैसे तुम अपने बड़े बेटे की परवाह करती हो, वैसे ही मैं अपनी बेटी की परवाह करता हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई इस कड़ाके की ठंड में मेरी बेटी से अपने कपड़े धुलवाने की? खुद को बहुत बड़े साहब समझने लगे हैं, है ना? तीसरे, बस कपड़े ही तो धोने थे, पहले भी तो तुम्हारे घर की लड़कियां ये काम करती ही थी। अगर तुम नहीं चाहते थे तो ठीक से बोल देते, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? कुछ भी कहो, वो तुम्हारे बड़े भाई और भाभी हैं। मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से ही पक्षपात करती आई हो। मैं तुम्हें कितनी भी बड़ी बड़ी बातें समझा लूं, तुम नहीं सुनुई। आज जब बात शुरू हो ही गई है तो मैं तुम लोगों को साफ साफ बता देता हूँ, आज के बाद तुम्हारे परिवार के मामलों से मेरा कोई वास्ता नहीं। और एक बात, अगर भविष्य में किसी ने मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत की तो मैं उससे 2 गुना बदला लूंगा। और सुनो, तुम दोनों मेरे पीठ पीछे कोई चाल चलने की सोचना भी मत। अगर मुझे पता चल गया तो मैं इसका सारा इल्जाम छिनवांग पर डाल दूंगा। और तब अगर वो पढ़ाई नहीं कर पाया तो मैं देखूंगा कि माँ और पिताजी तब भी इतना पक्षपात करते हैं या नहीं। तीसरे भाई, वाह। पांचवे, तुम चुप रहो, तुम यहाँ बेकार में क्या तमाशा लगा रहे हो? लाओ लैन, पिताजी जानते हैं कि इन सालों में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन तुम भी जानते हो हमारे परिवार में वांग भाई ही एकमात्र लड़का है। वो पूरे परिवार की एकमात्र उम्मीद है। घर में एक पढ़े लिखे इंसान का होना आसान नहीं है। नए साल के बाद वांग एर की परीक्षा है। तुम इस समय भूल कर भी कोई बखेड़ा खड़ा मत करना, वरना तुम कैसे सामना कर पाओगे हमारे छिन परिवार के पूर्वजों का? इस घर में आमतौर पर दादी ही सब कुछ देखती हैं, लेकिन असली फैसला तो समझदार बाबूजी ही करते हैं। अब जब हालात काबू से बाहर हो गए हैं तो वो बीच बचाव करने आए हैं। जब बात साफ करनी ही है तो आज मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। जब पिताजी जानते हैं कि इतने सालों से मेरे साथ अन्याय हुआ है तो उन्हें उसकी भरपाई करने के तरीके सोचने चाहिए, न कि मुझे पहले की तरह और अन्याय सहने दे। मैं छिन परिवार के पूर्वजों का सामना कर पाऊंगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। कही हुई बात मैं दोहराना नहीं चाहता। मेरी अब सिर्फ एक मांग है, रुओ वेई के दहेज की वो किताबें वापस करो। और आइंदा अगर तुम में से किसी ने मेरी पत्नी और बेटी को तंग किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शुरुआत में तुम सब रुओ वेई को पसंद नहीं करते थे, सिर्फ बेटियां पैदा करने पर हमें अलग कर दिया। तो उस साल के बाद हम आधिकारिक तौर पर घर और जमीन का बंटवारा कर लेंगे। इतने सालों की जायदाद मैंने घर के लिए बैल की तरह खटकर बहुत कुछ जोड़ा है। घर के पैसे और सामान में से मुझे कम से कम आधा चाहिए। निशाना ऊंचा रखोगे तो बीच का कुछ मिलेगा। अगर मैं बहुत बड़ी मांग नहीं करूंगा तो शायद बंटवारा भी मुश्किल हो जाएगा। जायदाद की तो बात ही छोड़ दो। तीसरे, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही? तुम्हारी दूसरी बहन की शादी हो चुकी है, उसे छोड़ भी दे। हम घर में 4 भाई हैं और तुम अकेले आधा मांग रहे हो। तुम्हारा पेट नहीं फट जाएगा? बाबूजी, बड़े भाई और भाभी इतने सालों से हम भाइयों का खून चूस रहे हैं, उनका पेट तो नहीं फटा। मैं तो अपना हक ले रहा हूँ, मेरा पेट कैसे फट जाएगा? जब चौथे भाई को मजबूरन घर जमाई बनना पड़ा था तब भाभी तो खुशी से ढोल पीट रही थी, मानो रिश्ता ही तोड़ देना चाहती हूँ। इतने सालों से घर के अंदर बाहर का सारा काम मैंने और पांचवे ने किया है। तुम्हारे और बड़े भाई के या तो कमर में दर्द रहता था या पैर में। बहुत पहले ही ऐशो आराम की जिंदगी शुरू कर दी। इस घर में तुम लोगों का बोझ मैंने भी उठाया है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ या नहीं? मैंने तुम लोगों के छिन परिवार को इकलौता पोता दिया है। इस घर पर मेरा सबसे बड़ा एहसान है। उस जमाने में बेटे को जन्म देने के लिए मैंने अपनी सेहत बिगाड़ ली। अब मैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अब तुम लोग देख रहे हो कि मैं किसी काम की नहीं, तो सब मिलकर मुझे सता रहे हो। हा 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 हा, मेरी किस्मत इतनी फूटी क्यों है?
तुम इतना अच्छा नाटक करती हो, तुम्हें तो किसी नौटंकी मंडली में काम करना चाहिए। यकीनन एक बड़ी कलाकार बनोगी। बंद करो अपनी ये नौटंकी। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। जिसे तुमने जन्म दिया है वो तुम्हारा अपना बेटा है। वो तुम्हारे ही खून को आगे बढ़ा रहा है। हर चीज का ठीकरा दूसरों पर मत फोड़ो। अगर नहीं चाहती कि मैं और भी बुरा भला कहूँ तो अपना मुंह बंद रखो। अरे बड़ी बहू, तुम जल्दी से कमरे में जाकर कपड़े बदल लो, कहीं ठंड न लग जाए, वरना फालतू में पैसे खर्च होंगे। सुनिए जी, तीसरा कहीं सच में तो ये नहीं कर देगा? अगर उसने सच में बंटवारा कर लिया और काम धाम छोड़ दिया तो क्या होगा? खेतों का सारा काम तो उसी पर निर्भर है। मॉडल। तीसरा भाई हमेशा से समझदार और आज्ञाकारी रहा है। लगता है उसकी बीवी ने फिर से एक बेटी को जन्म दिया है। वो मन ही मन घुट रहा है। तुम आगे से इतना भेदभाव मत करना। तीसरे भाई की बीवी अभी भी जिची में है। तुम सास हो, थोड़ा तो ध्यान रखो। तीसरे भाई को महसूस होने दो कि हम उसे महत्व देते हैं। वो इतने सालों से इस घर में है और एक भी लड़का पैदा नहीं कर पाई। उसे घर से निकाला नहीं, यही बहुत है। और चाहते हो मैं जाकर उसकी सेवा करूं? क्या खूब सोचा है। जब जाने को कहा है तो जाओ। इतनी बकवास क्यों? अगर तीसरे भाई को मना नहीं पाए और उसने सच में काम करना छोड़ दिया तो क्या तुम उम्मीद करती हो कि मैं अपनी इन बूढ़ी हड्डियों से खेतों में काम करूंगा? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? सब मुझ पर ही गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तीसरे भैया पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने आखिरकार विरोध करना सीख लिया है। ये कीमे वाला बन कितना स्वादिष्ट है। मैं इतनी बड़ी हो गई पर यह पहली बार खा रही हूँ। अगर आगे से हर वक्त खाने में कीमे वाले बन मिले तो कितना अच्छा होगा। हमारा परिवार गरीब है। तुम्हारे पिता ने बड़ी मुश्किल से कुछ खरीदे हैं। उन्होंने खुद एक भी नहीं खाया। तुम बस अपना मन भर लो बेटी। मैं तो सपने में भी इतनी अच्छी बात नहीं सोच सकती। कौन कहता है कि तुम सपने में भी ऐसी अच्छी बात नहीं सोच सकती? ये बस कीमे वाले बन ही तो हैं। तुम लोग चिंता मत करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। वाह, अब हम रोज कीमे वाले बन खाएंगे। हाँ हाँ हाँ। सानलांग, इतनी ठंड में तुम अभी अभी कहाँ गए थे? कुछ खास नहीं, बस उनके गंदे कपड़े उन्हें वापस देने गया था। रुओवे, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो। मुझे पता है कि मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जो नुकसान हो चुका है, मैं चाहे कुछ भी कह लूं, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन आगे से मैं तुम माँ बेटियों को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम्हें भी हिम्मत से काम लेना होगा। हम अपना रवैया ठीक रखेंगे। भविष्य में हम उन पर निर्भर नहीं रहेंगे। भले ही चिन वांग कामयाब और मशहूर हो जाए और सच में एक बड़ा अधिकारी बन जाए तो भी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है और न ही उनके सामने झुकने की। आगे से जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। मैं हूँ न तुम्हारे साथ। आखिरकार उन्होंने ये कह ही दिया। इतने सालों से चिन परिवार वालों की नफरत भरी निगाहें। मैं सच में तंग आ चुकी हूँ। पर कहीं ये सिर्फ कुछ समय का जोश तो नहीं है? सानलांग, तुम चिन परिवार के इकलौते बेटे हो। मुझे तो डर नहीं लगता, लेकिन मुझे डर है कि इस बात से माँ और पिताजी का दिल दुखेगा। तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है। नए साल के बाद जब वसंत आएगा हम अलग हो जाएंगे, अपना अलग बसाएंगे। जब तक माता पिता जीवित हैं, घर का बंटवारा नहीं होता सानलांग। लेकिन गांव वाले हमारी पीठ पीछे बातें बनाएंगे सानलांग। तुम्हें हमारे लिए इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लोग तुम्हें भला बुरा कहें। कहते हैं न, घर में शांति हो तो सब कुछ अच्छा होता है। उसकी भी एक शर्त होती है। अगर पिता प्यार करने वाला हो तो माँ का सम्मान होता है। अगर माँ का सम्मान हो तो बच्चे शांत रहते हैं। अगर बच्चे शांत रहें तो घर में शांति होती है और सब कुछ अच्छा होता है। रुओवे, हर चीज का एक कारण और परिणाम होता है। पिता दयालु होगा तभी बेटा आज्ञाकारी हो सकता है। आंखें मूंदकर सब कुछ सहना, भले ही माता पिता सही हो या गलत। उनकी हर बात मान लेना मूर्खतापूर्ण भक्ति है। तुम कभी भी सिर्फ इसलिए कि तुमने अपने पिता के साथ कुछ साल पढ़ाई की है, पुरानी सोच वाली मत बन जाना। इतनी गहरी बातें, क्या ये सच में वही सीधे सादे और ईमानदार चिन लांग है? मॉडल ये सब बोल पा रहा है, कहीं इस पर किसी का साया तो नहीं है?
चाहे कुछ भी हो, अभी यह मेरे सपनों का पति है। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी मैं पूरी जिंदगी इस गलती के साथ जीने को तैयार हूँ। सानलांग, तुम इतनी सारी चीजें क्यों खरीद लाए? वह आधा जंगली सुअर, क्या वो इतना कीमती था? जंगली सुअर का मांस 28 वेन प्रति चिन का था। हमारा आधा सुअर 60 चिन से ज्यादा का था, जो लगभग 2 टन चांदी में बिका। तुमने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। यह अंडे तुम्हारी ताकत के लिए हैं। ये सफेद कपड़ा श्याओ वू के लंगोट के लिए है। ये फूलों वाला कपड़ा तुम्हारे महीने के बाद के लिए है। लड़कियों के लिए नए कपड़े और नए जूते बना देना। हम महीना पूरा होने के बाद बनाना। वैसे भी नया साल आने वाला है। तुम लोगों ने अभी अभी मांस वाले बन खाए हैं। तुम बस एक मिठाई और खा सकते हो। ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। बाकी मैं तुम्हारी माँ के पास रख देता हूँ। जब खाने का मन हो तो मांग लेना। अरे, मेरी याददाश्त भी ना, मैं तो भूल ही गया था। आज तो हमारे श्याओ वो की शी सानली रस्म है। भले ही हमारी हालत अच्छी न हो, लेकिन रस्म तो पूरी होनी चाहिए। शी सानली, इसके लिए तो हमें किसी फूफो या मेरे मायके वालों को बुलाना होगा। तुम्हें तो पता है, मेरे माता पिता अभी भी उत्तरी सीमा पर बहुत दूर हैं। किसी फूफो को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम खुद बच्चे को नहलाएंगे। तुम रुको, मैं जाकर सामान तैयार करता हूँ। अब गर्म हो गया है, ठंड नहीं लगेगी। चलो हमारे श्याओ बू, चलो शी सान, शुरू करते हैं। ध्यान से। जो तांबे के सिक्के और रंगीन धागे हमने तैयार किए हैं, उन्हें अंदर डाल दो। पहला स्नान चतुराई और बुद्धि के लिए, दूसरा स्नान लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए, तीसरा स्नान सभी बीमारियों को दूर करने के लिए। विपदा दूर हो, विपदा दूर हो, सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। बच्चा हमेशा होशियार और स्वस्थ रहे। माथे पर घुमाओ, सिर पर सौभाग्य, हथेली पर सफलता और तलवों पर कदम कदम पर तरक्की। क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं भी यह पहली बार कर रहा हूँ। तुम मेरा मजाक मत उड़ाना। सानलांग, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही। मुझे बस लगा कि जब तुम कोई काम ध्यान से करते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। इस शरीर के असली मालिक का रूप रंग बुरा नहीं है। भविष्य के मेरे जैसा 70-80% दिखता है, बस थोड़ा मुरझाया हुआ है। लेकिन अपनी पत्नी से ऐसी तारीफ सुनना दिल को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जल्दी से बच्चे को लपेट दो। हम ठंड है, उसे ठंड न लग जाए। पापा, अंडा खाना है। यह अंडा अभी अभी श्याओ वू के जन्म के विष को दूर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। यह नहीं खा सकते। अंडा खाना अच्छा लगता है। सिया को खाना है। देखा, पापा ने तुमसे झूठ नहीं बोला। यह अंडा सच में नहीं खा सकते। अगर तुम्हें खाना है तो खाने के समय पापा तुम्हारे लिए एक उबाल देंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है, खाना खाएंगे, अंडा खाएंगे। ठीक है, तो हम खाना खाते हैं। वाह रे तीसरे बेटे, तुम्हारे तो पंख निकल आए हैं। मैं, तुम्हारी बूढ़ी माँ, 10-15 दिन में एक अंडा खाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती, और अब एक मामूली सी लड़की भी अंडे खा रही है। बताओ, क्या तुमने कोई पैसा छिपा कर रखा है? मैंने तो सोचा था कि तुम सीधे सादे और ईमानदार हो, पर तुम भी मेरे साथ चालाकी करने लगे। मैं कितना कमा सकता हूँ माँ, ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है? तो क्या आप मुझसे सवाल जवाब करने आई हैं? क्या अंडे खरीदने के पैसे, वो मैंने पिछली बार जो तुम्हें 2 अंडे दिए थे, उन्हीं को बचा कर आए हैं। मैं ये तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रही हूँ, है ना?
माँ को डर है कि तुम पैसे बर्बाद कर दोगे। तीसरे बेटे, तुम कभी भी चोरी छिपे पैसे मत रखना। मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ, क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी? तुम जो भी पैसे कमाते हो सब मुझे दे दो, मैं संभाल कर रखूंगी। मैं तुम्हारे लिए पैसे जमा करूंगी। जब भविष्य में तुम्हारा बेटा होगा, माँ तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। ये तो बस कुछ लड़कियां हैं, इन्हें अंडे खाने का क्या हक है? माँ ने तुम्हें जो 2 अंडे दिए हैं उन्हें बचाकर खाना। तो माँ, आज आप यहाँ करने क्या आई हैं? अगर आप ताने मारने आई हैं, तो अब आप कह चुकी हैं, आप जा सकती हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ को तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए तो आई हूँ। माना कि श्वे ने फिर से एक लड़की को जन्म दिया है, लेकिन है तो वो भी मेरे चिन खानदान का ही खून। मैं सास हूँ और एक छोटी से क्या ही हिसाब किताब करूंगी। तुम्हारे घर में वैसे भी ज्यादा अनाज नहीं है। आज से तुम लोग हमारे साथ ही खाना खाओ। चिंता मत करो, मैं श्वे के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। वो माँ बेटी भी वही खाएंगी जो हम खाते हैं, ताकि भविष्य में तुम लोग मुझ बुढ़िया पर तरफदारी का इल्जाम न लगाओ। ये बुढ़िया अचानक इतनी दयालु कैसे हो गई? जरूर अभी अभी झगड़ा करने के बाद बस दिखावा कर रही है। लेकिन परसों मुझे बिजनेस के लिए शहर जाना है। उन्हें माँ बच्चियों को घर पर छोड़ना पड़ेगा। कम से कम खाने की एक जगह तो होगी, बस पेट भर खाना मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा मैं चोरी छिपे उन्हें अलग से कुछ पौष्टिक खिला दूंगा। तो फिर धन्यवाद माँ। हम तुम चिंता मत करो, मैं अभी अभी पुराने घर जाकर झगड़ा करके आया हूँ। कुछ समय के लिए वो तुम माँ बच्चियों को परेशान नहीं करेंगे। और वैसे भी मैंने परिवार के लिए इतनी मेहनत की है, मेरी पत्नी और बेटी का ख्याल रखना उनका फर्ज है। आप माँ को हमारा ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं, तो फिर आपका क्या? रुओवे, मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है। तुम माँ बच्चियों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए मुझे पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। असल में मैंने सोचा था कि तुम्हारे आराम के दिन पूरे होने के बाद ही कोई तरीका ढूंढूंगा, लेकिन इन दिनों में तुम्हारे लिए पौष्टिक खाना बहुत जरूरी है। माँ बाबूजी तो इसके लिए पैसे देंगे नहीं। आज मैं शहर गया था तो मुझे एक खबर मिली है। जिले के हाकिम ने एक नाटक मंडली को जमीन के देवता के मंदिर के सामने नाटक करने के लिए बुलाया है। उस समय नाटक देखने बहुत सारे लोग आएंगे। मैं इस मौके का फायदा उठाकर छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता हूँ। ये बस कुछ ही दिनों की बात है। मुझे डर है कि अगर ये कुछ दिन निकल गए तो ऐसा अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ कि बुढ़िया तुम माँ बच्चियों का ज्यादा अच्छे से ख्याल नहीं रखेगी, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर देगी, लेकिन चावल, आटा और अंडे मैं पहले ही खरीद लाया हूँ। अगर तुम माँ के यहाँ से आया खाना नहीं खा पाओ तो खुद कुछ बना लेना, या फिर मेरे लौटने का इंतजार करना, मैं आकर तुम्हें कुछ अच्छा खिला दूंगा। सानलांग, आप पहली बार बिजनेस कर रहे हैं और मैं अभी आराम कर रही हूँ। मैं आपकी कोई मदद भी नहीं कर सकती। ये चांदी का कांटा मेरी माँ ने मुझे मेरे दहेज में दिया था। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। आप इसे ले जाकर कुछ पैसों से बदल लीजिए ताकि बिजनेस के लिए थोड़ी पूंजी हो जाए। रुओवे, तुम्हारा शुक्रिया। देखो कितना सुंदर लग रहा है। हमारी रुओवे ने ये बालों का गहना पहना है तो सच में किसी अमीर घर की बेटी लग रही है। मैंने यह आपको बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने को दिया था, आपने इसे वापस मेरे बालों में क्यों लगा दिया? ये तुम्हारी माँ की दी हुई इकलौती चीज है, तुम तो इसे रोज पहनने में भी हिचकिचाती हो। मैं इसे बिजनेस के लिए कैसे ले सकता हूँ? और वैसे भी सिर्फ नाकाबिल मर्द ही। तो मैं अपनी बीवी का दहेज इस्तेमाल करूंगा अगर मुझे तुम्हारी माँ को बेचना पड़े। तुम्हारी माँ की दी हुई इकलौती चांदी की पिन बेचकर बिजनेस शुरू करना, तो ऐसा बिजनेस मैं करना ही नहीं चाहूंगा। तुम फिक्र मत करो, जब मैं पैसे कमा लूंगा मैं तुम्हारे लिए हर तरह के गहने खरीदूंगा ताकि गांव की सभी औरतें तुमसे जलें। पर क्या आप बिजनेस नहीं करना चाहते? उसके लिए कुछ जमा पूंजी तो चाहिए होगी। देखो, जंगली सुअर का मांस बेचकर जो पैसे मिले थे वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। इतने पैसे पूंजी के लिए काफी हैं। कल मैं शहर जाकर स्टॉल के लिए जरूरी सामान खरीदूंगा। सुअर की ये अंतड़ियां सच में बहुत बदबूदार हैं, लेकिन भगवान ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है। अगर एक बेहतर जिंदगी जीनी है तो कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। पिताजी, क्या आप इन अंतड़ियों से बिजनेस करने वाले हैं? हाँ, जब पिताजी पैसे कमा लेंगे तो हम अपनी शुयून के लिए सुंदर कपड़े खरीदेंगे, ठीक है? मुझे सुंदर कपड़े नहीं चाहिए, बस हमारा परिवार सलामत रहे यही काफी है। ठीक है, हमारा परिवार सलामत रहेगा।
जब पिताजी शहर में बिजनेस करने जाएंगे तो घर की पूरी जिम्मेदारी तुम पर होगी। तुम्हें घर का अच्छे से ख्याल रखना होगा। अपनी माँ और छोटी बहनों का ख्याल रखना। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी और माँ और बहनों का भी ध्यान रखूंगी। मैं चाची और दादी को उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करने दूंगी। बहुत अच्छे। जब हमारी अरिया तुम्हारी माँ और बहनों की हिफाजत करेगी तो पिताजी को चिंता नहीं होगी। हम उस्ताद, एक और दिखाइए। लोहे की कढ़ाई कितने की है? लोहे की कढ़ाई 2 चांदी के सिक्कों की है। तो फिर मैं ये चूल्हा ले लेता हूँ। कमाए हुए पैसे लगभग सारे खर्च हो गए हैं। स्टॉल लगाने का ये प्लान सफल होना ही चाहिए, वरना मेरे साथ पूरे परिवार को भूखा मरना पड़ेगा। वाह, क्या खुशबू है। ये किस चीज की खुशबू है? सानलांग, तुमने क्या स्वादिष्ट बनाया है? इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? मेरे हाथ का बना लुजू हुशाओ चख कर देखो। लुजू हुशाओ, यह मैंने अभी अभी बनाना सीखा है। तुम चख कर बताओ कि यह स्वादिष्ट है या नहीं। इसका स्वाद तो लाजवाब है। मैंने भी इसे पहली बार बनाया है। तुम्हें पसंद आया तो अच्छा है। मुझे लगता है इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसे बाजार में बेचने जाएंगे तो बिजनेस जरूर बहुत अच्छा चलेगा। सच में? हाँ, बिल्कुल सच है। क्या तुम्हारा पेट भर गया? अगर नहीं भरा तो मैं तुम्हारे लिए एक और कटोरी निकाल दूं। कढ़ाई में अभी बहुत है। मैं इसे बाहर स्टॉल पर बेचने की सोच रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या ग्राहकों को ये पसंद आएगा? मेरा पेट भर गया है। मुझे लगता है कि यह बहुत से ग्राहकों को जरूर पसंद आएगा। ये लुजू हुशाओ बहुत स्वादिष्ट है। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट के पकवानों से भी बेहतर है। अगर आपने पहले बताया होता कि आप इसे बेचने वाले हैं तो मैं इसे नहीं खाती। इस तरह आप थोड़ा और बेच पाते। हम अपने ही घर की चीज बेच रहे हैं, तो क्या हम खुद नहीं खा सकते? तुम इतनी कंजूसी मत करो। देर हो रही है, मुझे जल्दी से शहर जाना होगा, वरना थोड़ी देर में माँ आ जाएंगी और मुझे फिर से सब कुछ समझाना पड़ेगा। स्टॉल लगाना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। अगर तैयारियां पूरी नहीं हुई तो शहर पहुंचकर इस ठंडे मौसम में ठंडी कढ़ाई और ठंडे चूल्हे के साथ कोई भी कुछ खरीदने को तैयार नहीं होगा। अगर रातों रात मशहूर होना है तो कुछ पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। ये कैसी महक है? लगता है गोश्त की महक है। ये जगह तो कितनी सुनसान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रेस्टोरेंट वाला यहाँ दुकान लगाने आ गया हो? नामुमकिन। मैं हमारे शहर के सभी रेस्टोरेंट में गया हूँ, लेकिन कोई भी इतना स्वादिष्ट गोश्त नहीं बना सकता। हद तेरी की, एक नाटक भी चैन से देखने नहीं देते। अब यह नाटक कैसे देखूं? छोटे भाई, तुम ये खाने की कौन सी चीज बेच रहे हो? इसमें से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? इसे लुजू हुआशाओ कहते हैं। इसके अंदर पूरा गोश्त भरा होता है। इसे आटे से बनी रोटी के साथ खाया जाता है। ये लुजू हुआशाओ कितने का है? सिर्फ लुजू का एक कटोरा 8 वेन का है, हुआशाओ के साथ 10 वेन का। जनाब, क्या आप एक प्लेट चखना चाहेंगे? इसमें गोश्त और रोटी दोनों है। इसमें थोड़ी मिर्च भी डाल सकते हैं। इस मौसम में इसे खाने से यकीनन पूरे शरीर में गर्मी आ जाएगी। तो फिर मुझे एक कटोरा दे दो और एक हुआशाओ भी डाल देना। ठीक है।
मुझे एक कटोरा दे दो। एक हुआशाओ के साथ, मुझे भी एक कटोरा दो। हुआशाओ के साथ, मुझे भी एक कटोरा चाहिए। मेरे कटोरे में थोड़ी और अंतरियां डालना और थोड़ी मिर्च भी डाल देना। इस बेकार मौसम में बहुत ठंड है। नाटक देखने से पहले शरीर को गरमाने के लिए कुछ गर्मा गर्म खाना पड़ेगा। ये रहे पैसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मदद के लिए शुक्रिया। दोस्तों, मुझे माफ करना। आज मेरा दुकान लगाने का पहला दिन है। मैंने ज्यादा हुआशाओ नहीं बनाए थे और वे सब बिक चुके हैं। जो लोग खरीदना चाहते हैं वे सिर्फ लुजू ही खरीद सकते हैं। हे, आज तो मैंने काफी कमा लिया। लगभग 3 टाइल से ज्यादा चांदी कमाई है। अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो यह नाटक बस कुछ दिन और चलेगा और मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा। हे भाई, मांस खरीद लो। हमारे यहाँ के सारे सुआ आज ही काटे गए हैं, एकदम ताजा है। आप बताइए, आपको चर्बी वाला मांस चाहिए या सीने का? मैं आपको दाम थोड़ा कम लगा दूंगा। मालिक, आपके पास सुआ की अंतरियां हैं क्या? एक सेट कितने का है? 10 वेन तो काफी सस्ता है। लगता है उन पुराने उपन्यासों और नाटकों में जो दिखाते थे वो सच था। पुराने जमाने में सुअर की अंतरियां तो लगभग मुफ्त में ही मिल जाती थी। अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। बड़े भाई, क्या तुम दिन दहाड़े सपने देख रहे हो? एक सेट अंतरियों के 10 वेन, ये तो मुफ्त में देने जैसा ही हुआ ना। माना कि इन अंतरियों से बदबू आती है और इन्हें साफ करना भी मुश्किल है, लेकिन है तो यह मांस ही। एक सेट में कई किलो वजन होता है। तुम 10 वेन देकर जानबूझकर मुझसे झगड़ा करने आए हो क्या? अगर तुम सच में खरीदना चाहते हो तो बाजार के भाव से ले लो। एक सेट के 5 चांदी के सिक्के, 1 वेन भी कम नहीं होगा। नहीं बेचना तो मत बेचो। इतने रूखेपन से बात क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे दाम पूछा तो तुमने सीधे सीधे बताया नहीं। तुमने अपनी 10 उंगलियां दिखाई। मुझे क्या पता तुम्हारा क्या मतलब था। बड़े भाई, मैं 100 वेन कह रहा था। यह अंतरियों का पूरा एक सेट है। 10 वेन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम तो देखने में एक सीधे सादे इंसान लगते हो। मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? अगर तुम सच में खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें सही दाम बताता हूँ। एक सेट के 80 वेन, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, 80 वेन तो 80 वेन सही, लेकिन मुझे ताज़ा चाहिए। हाँ, ठीक है। अरे भाई, आप चिंता मत करो, हमारी दुकान का माल एकदम ताज़ा है। सब आज का ही माल है। मालिक, कल अगर ताज़ा माल आए तो मेरे लिए रखना। कल माल तैयार करके मैं आपके लिए रख दूंगा। आजकल जड़ी बूटियां सच में बहुत महंगी हैं। बस इन कुछ मसालों के लिए ही मेरे 300 वेन खर्च हो गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह कुछ समय तक चलेंगे। नहीं, हम घर पर पापा का इंतजार करेंगे। पापा ने कल कहा था, वह काम से बाहर गए हैं। हमें माँ और बहन का ख्याल रखना है। अब जब आपने वादा कर लिया है तो आप मुकर नहीं सकते। पापा, हमारी एरिया सच में बड़ी हो गई है, बिल्कुल एक बड़ी बहन जैसी। पापा आ गए। माँ ने बताया कि आप सुबह सुबह काम के लिए शहर गए थे। कैसा रहा? आज पैसे कमाए या नहीं? हाँ, चिंता मत करो, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। आज मैंने जो भी माल तैयार किया था सब बिक गया। देखो, मैं तुम लोगों के लिए क्या खाने को लाया हूँ। पापा, ये तंगुलू क्या हमारे खाने के लिए है? हाँ, तुम लोगों के खाने के लिए ही लाया हूँ। लो, जाकर खाओ, लेकिन खाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। इसकी चाशनी कपड़ों पर मत लगने देना। अभी ठंड है और तुम लोगों के पास बदलने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। कपड़ों पर लग गया तो साफ करना मुश्किल होगा। क्या हुआ, तुम लोगों को पसंद नहीं आया? ऐसा तो नहीं हो सकता।
क्या पुराने जमाने के बच्चे तंगुलू पसंद नहीं करते थे? हमें पसंद है। शुक्रिया पापा, लेकिन पहला निवाला आपको खाना चाहिए। आप आधे दिन से बाहर मेहनत कर रहे थे, आप थक गए होंगे। इस पुराने जमाने के तंगुलू में से बीज तक नहीं निकाले हैं। इतना खट्टा है कि जैसे जबड़ा ही टूट जाएगा। हा हा हा, ठीक है ठीक है, तुम लोग खाओ। पापा को तंगुलू पसंद नहीं है, बस चखने के लिए एक बार ले लिया। सानलांग, तुम आ गए। कहीं तुम उन तीनों लड़कियों के लिए फिर से कुछ खाने को लाए हो? सबके लिए एक एक तंगुलू लाए हो। तुम अभी आराम कर रही हो, इसलिए यह नहीं खा सकती। अगर तुम्हें पसंद है तो जब तुम ठीक हो जाओगी मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। मैं कोई 3 साल की बच्ची थोड़ी हूँ। तंगुलू क्या खाऊंगी? मुझे तो डर है कि तुम उन लड़कियों को बिगाड़ दोगे। तुम्हें नहीं पता, जब आज तुम घर पर नहीं थे तो वो तीनों मेरे आसपास घूम रही थी और बार बार यही पूछ रही थी कि तुम कब आओगे। मैं उनका सगा बाप हूँ, तो उनसे प्यार तो करना ही पड़ेगा। बेटियों को तो नाजों से पालना चाहिए। हमें उन्हें जितना हो सके उतनी अच्छी जिंदगी देनी चाहिए, ताकि बड़ी होकर वो किसी लफंगे लड़के की मीठी मीठी बातों में न आ जाएं और न ही छोटे मोटे लालच में फंसकर कहीं चली जाएं। हमारा श्याव वो आज परेशान तो नहीं कर रहा था। वो बहुत शांत था, बस जब भूख लगती है या गीला हो जाता है तभी रोता है। बाकी समय या तो सोता रहता है या फिर आंखें खोलकर अकेला खेलता रहता है। यह आज की कमाई है। मैंने अभी ठीक से गिने नहीं है, लगभग 3 लियांग होंगे। ये सब तुम संभाल कर रखो। ये तो बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक दिन में इतना सब कमाया। अगर हम कुछ दिन और दुकान लगाएं, तब तो हम अमीर हो जाएंगे। असल में ये ज्यादा नहीं है। अभी इसमें से लागत तो निकाली ही नहीं है। चूल्हा, कोयला, आटा और जो माल खरीदा वो सब भी तो खर्चा है। लेकिन इन सब के बाद भी हमारे पास 2 चांदी के सिक्के बचेंगे। लगता है हम शहर के बड़े मेले के समय पर आए हैं, इसलिए इतने ग्राहक हैं। जब मेला खत्म हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि काम इतना अच्छा चले। सानलांग, क्या तुम सच में ये सारे पैसे मुझे रखने के लिए दे रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम मेरी पत्नी हो। जो पैसे मैं कमाता हूँ वो तुम्हें ही तो रखने चाहिए, है ना? तुम इन पैसों को पहले जमा करो। मैंने कहा था ना, जब हमारे पास फक्स पैसे हो जाएंगे तो हम जाकर दाया को वापस ले आएंगे। अगर सब ठीक रहा तो मेले के खत्म होने तक हमारे पास फक्स पैसे जमा हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये पैसे रख लेती हूँ। जब फक्स पैसे जमा हो जाएंगे तो हम शुयू को वापस ले आएंगे। पता नहीं वो बेचारी इन 2 सालों में कैसी होगी। किसी और की गलती का खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। खैर, कल भी काम पर जाना है। मैं पहले आंगन में जाकर उन अंतड़ियों को साफ कर देता हूँ। तुम आराम करो। उस पुराने घर से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ना कहना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। दाशिंग राजवंश में धर्म और बड़ों का सम्मान ही कानून है। बिना किसी कारण के परिवार से अलग होना एक बहुत बड़ा अपराध है। अभी तो गुजारा करना ही मुश्किल है। लगता है इस बारे में फुर्सत से ही सोचना पड़ेगा। ओह, तीसरे भाई घर पर ही हैं। मैं भाभी के लिए खाना लाया हूँ। अभी अभी शहर से लौटा हूँ। बाहर ठंड है, मैं तुम्हारी भाभी को अंदर देकर आता हूँ। उठो, खाना खा लो। 5वां भाई तुम्हारे लिए खाना लाया है। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं तो माँ से तुम्हारे लिए अलग से कुछ अच्छा खाना बनवाना चाहती थी। आखिर तुम अभी अभी माँ बनी हो। तुम्हारा शरीर कमजोर है, पर गुस्सा इस बात का है कि बड़ी भाभी माँ के कान में हमेशा गरीबी का रोना रोती रहती है। कहती है कि घर में छिनवांग की पढ़ाई के लिए भी पैसे जोड़ने हैं और माँ हमेशा उनकी ही सुनती है। तुम्हें एक अंडा तक खाने को नहीं देती। कोई बात नहीं, माँ मुझे एक कटोरी खाना दे देती है, वही बहुत है। अरे बस करो। 5वें, माँ बाबूजी हमेशा तुम्हारा ही पक्ष लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुम यह नहीं जानते। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तीसरी भाभी को अपने साथ कोई तकलीफ नहीं झेलने दूंगा। बड़ी अजीब बात है, हमारे घर का खाना तो इतना सादा और फीका होता है, फिर भी तीसरी भाभी का चेहरा इतना खिला खिला कैसे रहता है। हे।
तीसरे भाई, मेरे मन में कुछ बातें हैं जो मैं कहे बिना नहीं रह सकता। तुम बहुत ही सीधे सादे हो। तुम माँ बाबूजी की हर बात मान लेते हो, लेकिन वो तो बड़े भाई और बड़ी भाभी का ही पक्ष लेते हैं। कोई भी अच्छी चीज होती है तो सबसे पहले उन्हीं को देते हैं। देखो, इस बार बंटवारे में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। छिनवांग की पढ़ाई ने तो इन सालों में घर की सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे घर से कोई विद्वान निकले और हमारे पूर्वजों का नाम रोशन करे, लेकिन अभी तो दूर दूर तक सफलता का कोई निशान नहीं है। तुम बड़े भाई और बड़ी भाभी का रवैया तो देखो, हमेशा नाक चढ़ाए घूमते हैं। उनकी आंखों में हम भाइयों के लिए कोई जगह है ही नहीं। तुम्हारी तो मैं अपनी तो बात ही नहीं करता कि मुझे कोई पत्नी नहीं मिल रही। आखिर कोई लड़की अगर हमारे घर ब्याह करा भी जाए तो यहाँ दुख ही भोगेगी। चौथे भाई को तो शादी करने के लिए घर जमाई तक बनना पड़ा, और तुमने छिनवांग की पढ़ाई के लिए अपनी बड़ी बेटी को ही बेच दिया। लेकिन आखिर में जरूरी नहीं कि उनका भी कोई अच्छा अंजाम हो। तीसरे भाई, मैं जानता हूँ कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, पर तुम्हें अपने और पराये में फर्क करना सीखना होगा। तुम्हारी अपनी बेटियां, आखिर वो तुम्हारी सगी बेटियां हैं, वो हमेशा। तुम जो कह रहे हो तुम्हारा ये भाई सब समझता है। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। पहले मैं बहुत नासमझ था और बेवकूफी करता था, आगे से ऐसा नहीं होगा। तीसरे भाई, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं, लेकिन आप हर बार नाकाम रहे। पर इस घर में मेरी बात का कोई वजन नहीं है। अगर मुझे भविष्य में शादी करनी है, अपना घर बसाना है, तो मुझे बड़े भाई के परिवार के खिलाफ आपका साथ देना ही होगा। उम्मीद है इस बार आप सच में समझ गए होंगे। पांचवे की ये छोटी मोटी बातें बुरी नहीं है। हर इंसान स्वार्थी होता है, अपने बारे में सोचना तो आम बात है। मैं अकेला दादी और बड़े भाई के परिवार का मुकाबला नहीं कर सकता। रोवे और बच्चियों के लिए मुझे इस घर में अपनी बात मनवानी ही होगी। पांचवा मेरा सबसे मजबूत सहारा होगा। पांचवे भाई इन 2 दिनों से शहर में एक छोटा मोटा कारोबार कर रहा है। मैं अकेला संभाल नहीं पा रहा। पता नहीं तुम मेरे साथ काम करने में दिलचस्पी रखते हो या नहीं। भाई, आप कौन सा कारोबार कर सकते हैं? मैं लुजू हुशाओ बेच रहा हूँ। यह एक नया नाश्ता है जो मैंने बनाया है। मैं आज पूरा दिन ठेला लगाने गया था। कारोबार काफी अच्छा था। भाई जानता है कि तुमने जो कुछ भी कहा वो मेरी भलाई के लिए था। बचपन से हम दोनों भाइयों का रिश्ता सबसे अच्छा रहा है। कोई भी अच्छी बात होती है तो भाई सबसे पहले तुम्हारे बारे में ही सोचता है। माँ बाप पक्षपात करते हैं, बड़े भाई और भाभी भी वैसे ही हैं। भले ही भविष्य में छिनवांग पढ़ लिखकर बड़ा अफसर बन भी जाए तो भी शायद हमें उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। भाई में ज्यादा काबिलियत नहीं है, मैं तुम्हें कोई बहुत बड़ा भविष्य नहीं दे सकता। लेकिन भाई वादा करता है जब भविष्य में पैसे कमा लूंगा तो तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कैसा रहेगा? अरे, बीवी के बारे में तो मैं सपने में भी सोचता हूँ। घर में जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं वो सब छिनवांग की पढ़ाई पर खर्च हो जाते हैं। कौन मेरे बारे में सोचेगा? फिर भी भाई को मेरी चिंता है। भाई के मन में कोई भी अच्छी बात आती है तो वो मेरे बारे में सोचते हैं। मैं आपकी बात मानूंगा, मैं आपके साथ काम करूंगा। लेकिन माँ बाप को क्या कहेंगे? उन्हें कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा। कोई बात नहीं, पता चलने दो। मैंने इसका सामना करने का तरीका सोच लिया है। तो ठीक है, मुझे क्या करना होगा? भाई, आप बस हुक्म दीजिए। घबराओ मत, हम बस एक छोटा सा ठेला लगाकर कारोबार करेंगे। तुम कल सुबह जल्दी उठना और ठेले का सामान तैयार करने में मेरी मदद करना। फिर हम शहर जाकर उसे बेचेंगे। तुम बस बर्तन धोने और पैसे लेने में मदद करना। ठीक है, तो मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। अगर माँ पूछेंगी तो मैं कह दूंगा कि मैं आपके साथ शहर में काम ढूंढने जा रहा हूँ। बड़े भाई के परिवार ने बस इतना सा खाना भेजा है, इससे किसी का पेट कैसे भरेगा? अभी के लिए इन रोटियों से काम चलाना पड़ेगा। मुझे रुओवेई और बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाना है। किसके घर में गोश्त पक रहा है? इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? मैंने कितने समय से गोश्त नहीं खाया है। पता नहीं कौन कमबख्त है जिसके घर में इतने अच्छे दिन चल रहे हैं कि छिप छिप कर गोश्त खा रहा है।
इंतजार करो, जब हमारा वांगेर पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाएगा तब मैं हर रोज गोश्त खाऊंगी, यहाँ तक कि घर के कुत्ते को भी खिलाऊंगी। छीन, तुम आंगन में खड़ी होकर अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? माँ, मैं तो बस खाना खाकर आंगन में टहल रही थी। पता नहीं किसके घर में गोश्त पक रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, हमारे घर में भी बहुत समय से गोश्त नहीं बना है, क्यों न कल शहर से थोड़ा गोश्त खरीद कर कुछ अच्छा बनाया जाए। गोश्त खाएगी? दिमाग तो ठीक है तेरा। वांगेर की नए साल के बाद की स्कूल की फीस भी तो देनी है, और तुम हो कि तुम्हें गोश्त खाने की पड़ी है। अपनी ये छोटी मोटी ख्वाहिशें मन में ही रखो, समझी? जल्दी से अंदर जाकर बर्तन समेटो और पतीला साफ करो। दिन भर आलसी की तरह पड़ी रहती हो, बस पेंट में ही करने की कसर रह गई है। घर में काम का पहाड़ लगा है और तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। माँ, मैं अभी जाकर सब साफ कर दूंगी। मैं देख रही थी कि तीसरे भाई की बीवी ने बच्चे को जन्म दिया है और उसे आराम करते हुए भी कई दिन हो गए हैं। एक लड़की ही तो पैदा की है, इसमें इतना नाजुक बनने की क्या बात है? क्यों न कल से ही उसे काम करवाना शुरू कर दे। अगर वो नहीं तो तीसरे भाई की दूसरी बेटी भी तो है। हम उनके पूरे परिवार को मुफ्त में तो नहीं खिला सकते, है ना? अगर पहले की बात होती तो मैं मान जाती, पर तीसरे ने 2 दिन पहले ही हंगामा खड़ा किया था और तुम्हारे ससुर जी ने भी कह दिया है कि तीसरे की बीवी को परेशान न किया जाए। अगर मैं अब अपनी बात से पलटी तो तीसरा फिर से मुझसे लड़ने आ जाएगा। चेंशी, तुम्हें काम करने के लिए कहा है तो जाकर करो। उसका नाम बीच में मत घसीटो। भले ही उसने सिर्फ लड़कियों को जन्म दिया है, पर वो भी इसी छिन खानदान का खून है। ये मत सोचो कि तुम उससे कोई बेहतर हो। शादी के इतने सालों में बस एक ही बच्चा जना है। अगर वांगेर होनहार न होता तो क्या तुम्हें लगता है कि घर में तुम्हें कोई पूछता? और हर चीज के लिए तीसरे की बीवी पर निर्भर रहना बंद करो। तुमसे जरा सा काम करने को कहा तो तुम यहाँ आनाकानी कर रही हो। घोंघा भी तुमसे ज्यादा तेज होगा। अपनी ताकत नए साल के लिए बचाकर रख रही हो क्या? मैं अभी जाती हूँ, अभी जाती हूँ। पता नहीं कौन मनहूस इतना फिजूल खर्च है जो इतनी रात को गोश्त पका रहा है। इसकी खुशबू से तो पेट के कीड़े भी जाग गए हैं। माँ बापू, तीसरे भाई ने कहा है कि मैं कल उनके साथ शहर काम करने चलूं। मैं बस आप लोगों को बताने आया था, कल मेरा खाना मत बनाना। क्या काम? 1 दिन का कितना पैसा मिलेगा? अरे वाह, इस कड़ाके की ठंड में काम मिलना भी आसान नहीं है। ये तो तुम्हारे तीसरे भाई की ही बात है। सबसे पहले उसने अपने भाई के बारे में सोचा। वैसे भी वो घर पर खाली ही तो बैठा था। माँ, तीसरे भाई को बड़ी मुश्किल से काम मिला है। वो हर किसी को साथ नहीं ले जा सकते। वो मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। 1 दिन का कितना पैसा मिलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। आप तो जानती ही हैं, इस कड़ाके की ठंड में काम पर रखने के लिए मालिक बहुत कम ही राजी होते हैं। अगर वो एक वक्त का खाना भी खिला दे तो बहुत है। तुम्हारा बड़ा भाई इतना भी निकम्मा नहीं है जितना तुम समझती हो। छिन चाओ सही कह रहा है। पैसे कमाएगा या नहीं वो बाद की बात है। इस कड़ाके की ठंड में घर और खेत में इतने बड़े परिवार को पालना है। अगर खाने के लिए 2 लोग कम हो जाएं, अगर दिन भर के खाने का इंतजाम हो जाए तो ये भी फायदे का सौदा है। तुम तो काफी जल्दी आ गए। तीसरे भाई, आपसे क्या छिपाना। जब से पता चला है कि आपके साथ कारोबार करना है, मैं तो पूरी रात सो नहीं पाया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई कारोबार नहीं किया है। वैसे भी नींद तो आ नहीं रही थी, तो सोचा जल्दी आकर आपकी मदद कर दूं। तीसरे भाई, क्या मेरे लिए कोई काम है? तो फिर जाकर आग जलाओ। हूँ। तीसरे भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? सुअर की अंतड़ियों को पतीले में क्यों डाल रहे हैं? इस चीज से तो गंदी बदबू आती है। हम जैसे गरीब लोग जिन्हें बरसों में कभी गोश्त खाने को मिलता है, कभी कभार चख ले तो ठीक है। कहीं आप इस चीज को बेचने तो नहीं जा रहे? इसे कोई खरीदेगा भी? ये तुम नहीं समझोगे। मैंने इन अंतड़ियों को बहुत अच्छी तरह साफ कर दिया है। मेरे खास मसाले में पकने के बाद ये गोश्त से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। जब तैयार हो जाएगा तो चक्कर देख लेना, खुद ही जान जाओगे। पहले तुम इसका स्वाद चख कर देखो। जब ये अंतड़ियां पक जाएंगी तो इस रोटी को शोरबे में डुबोकर खाना, तभी तो ये स्वादिष्ट है। तीसरे भाई, ये स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। क्या ये सच में सुअर के अंदरूनी अंगों से बना है? क्या तुमने अभी अभी अपनी आंखों से नहीं देखा?
इसमें भला क्या झूठ हो सकता है? तुम्हें सुअ के अंदरूनी अंगों से बदबू नहीं आ रही है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत सी चीजें सिर्फ सूंघने में बदबूदार होती हैं, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। जैसे कि बदबूदार टोफू। क्या सड़ा हुआ टोफू भी खाया जा सकता है? अगर पेट खराब हो गया तो? पुराने जमाने के लोगों ने वाकई में अच्छी चीजें नहीं देखी हैं। भविष्य में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे खाया नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि इस जमाने में मेरे पास अपनी काबिलियत दिखाने के लिए अभी भी बहुत मौके हैं। बिल्कुल खा सकते हो। आगे से बस अपने तीसरे भाई के साथ रहना। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें ऐसी बहुत सी लजीज चीजें खाने को मिलेंगी जो तुमने पहले कभी नहीं खाई होंगी। तुम पहले खाओ, मैं तुम्हारी भाभी को एक कटोरी देने जाता हूँ। तुम पहले कुछ खाकर अपना पेट भर लो। मैंने पतीले में लड़कियों के लिए कुछ रोटियां छोड़ दी हैं। जब उन्हें भूख लगे तो वे खा लेंगी। मैंने उनके लिए स्टू नहीं छोड़ा है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि अगर दूसरों को पता चल गया तो वे इस राज को छुपा नहीं पाएंगी। और मैं घर पर भी नहीं हूँ। क्या पता इस थोड़े से खाने की वजह से उनके साथ कुछ गलत हो जाए। और उनका साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा। आप चिंता न करें, मैं बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये तो मंदिर का मेला है और यहाँ नाटक भी हो रहा है। तीसरे भाई, आपको इतनी अच्छी जगह कहाँ से मिली? मुझे भी एक बार शहर आने पर इत्तेफाक से पता चला था। ये बड़ा नाटक काउंटी के मजिस्ट्रेट ने स्थानीय मंदिर के भूमि देवता के लिए आयोजित करवाया है। कल तो बस पहला दिन था। नाटक मंडली शायद 5-6 दिनों तक प्रदर्शन करेगी। तो क्या हमें यहाँ 5-6 दिनों तक रहना होगा? बिल्कुल, यहाँ बहुत चहल पहल है। इतने सारे लोग हैं। खूब सारे पैसे कमाए बिना हम वापस कैसे जा सकते हैं? ठीक है, तुम बस देखते मत रहो, आकर मदद करो। इसलिए इन कुछ दिनों में हमें जल्दी करनी होगी। कल मैं जो स्टू और रोटियां लाया था वे बेचने के लिए कम पड़ गईं। आज हालात देखते हैं, अगर आज भी कम पड़ गया तो कल मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। मालिक, मुझे एक कटोरी स्टू और रोटी देना। आपके यहाँ का ये स्टू और रोटी बहुत ही स्वादिष्ट है। ये जायकेदार भी है और पेट भी भर जाता है। कल मैंने एक कटोरी खाई थी। मैं पूरी रात इसका स्वाद याद करता रहा। आज सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मैं खास तौर पर आपके स्टॉल का इंतजार कर रहा था। आपकी मेहरबानी है जो आप हमारे यहाँ आए। मैं अभी आपके लिए बनाता हूँ। आज आप हमारे स्टू और रोटी खाने वाले पहले ग्राहक हैं। मैं आपको थोड़ा ज्यादा गोश्त दूंगा। क्या आपको तीखा चाहिए? हाँ, थोड़ा ज्यादा तीखा डालना। आपके यहाँ की यह मिर्च भी बहुत स्वादिष्ट है। खुशबूदार है पर बहुत तीखी नहीं। हाँ, ये लीजिए, अच्छे से पकड़िएगा। थोड़ा तीखा खाने से पसीना आएगा और ज्यादा गर्मी महसूस होगी। तीसरे भाई भी कितने कमाल के हैं। आमतौर पर इतने सीधे सादे और चुप रहने वाले इंसान हैं, लेकिन जब व्यापार करते हैं तो बिल्कुल बदले हुए लगते हैं। तीसरे भाई, आप वाकई में बहुत कमाल के हैं। यह उतना मुश्किल भी नहीं है। करते करते इंसान सीख जाता है। कल हम पूरे दिन व्यस्त थे। तुम भी कर सकते हो। मुझे पता था कि तीसरे भाई सबसे बेहतरीन है, तो मैं अब काम पर जाता हूँ। आप सभी के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का लूजू हुआ शव पूरा बिक गया है। अगर आप लोगों को खाना है तो कल फिर से आइएगा। हम कल भी यहीं पर ठेला लगाएंगे। मालिक, आप थोड़ा और नहीं बना सकते क्या? आपके यहाँ की खुशबू तो मीलों दूर तक आती है। आप सभी के आने का शुक्रिया। आपकी यह बात हमारे लूजू हुआ शव के लिए सबसे बड़ी तारीफ है। बस बात यह है कि सुअ की अंतड़ियों को साफ करना बेहद मुश्किल है। मुझे ये पक्का करना होता है कि सारी चीजें एकदम साफ और सेहतमंद हो। हम अपने घर की एक गुप्त विधि का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कई कीमती जड़ी बूटियां होती हैं। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। रोज इतना बना पाना, मैं पहले ही अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज घर लौटकर मैं और ज्यादा तैयार करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सब अब जा सकते हैं। अरे बड़े भाई, तुम आ गए। आज मेरे पास सुअ की अंतड़ियों के 2 सेट हैं। क्या तुम ये सब खा पाओगे? अगर तुम ये सारे ले लो तो मैं तुम्हें 10 पैसे की छूट और दे दूंगा। तो फिर मैं ये ले रहा हूँ। पहले एक सेट के 80 पैसे तय हुए थे, अब 2 सेट सिर्फ 150 पैसे के हैं। मेले में भीड़ का फायदा उठाकर जल्दी से कुछ और पैसे कमा लेता हूँ।
थोड़ी और मेहनत करना भी वसूल हो जाएगा। ठीक है, मैं सुआ की अंतड़ियों के ये दोनों सेट ले लूंगा। लेकिन मालिक, क्या आप मुझे कुछ बड़ी हड्डियां मुफ्त में दे सकते हैं? ले जाओ, ले जाओ। तीसरे भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारी आज की दिहाड़ी है। दिन भर मेरे साथ मेहनत करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तीसरे भाई, हम सगे भाई हैं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि पैसे कमाने के बाद तुम मेरी शादी करवाओगे। तीसरे भैया, तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे ना? कुछ बोलो तो। हा 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 हा। दाया बचपन से ही बहुत समझदार बच्ची है। मुझे भी उसके लिए बहुत दुख होता है। जब माँ उसे बेचकर छिनवांग की फीस भरना चाहती थी तब मैं इस बात के लिए राजी नहीं था, लेकिन हम दोनों की कौन सुनता है। खैर छोड़ो, अब इन फालतू बातों के बारे में मत सोचो। जब तक हम मेहनत से काम करेंगे एक न एक दिन जरूर कामयाब होंगे। तुम तीसरे भैया पर यकीन रखो, भैया हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेगा। बस भविष्य में मेरी शादी करवा देना, इतना ही काफी है। यह मजदूरी मैं नहीं लूंगा। भले ही हम सगे भाई हैं, पर हिसाब अपनी जगह है। जब मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो रख लो, तुम चिंता मत करो। तीसरे भैया ने जो तुमसे वादा किया है वो कभी नहीं टूटेगा। भैया के ये पैसे फिलहाल तुम अपने पास ही रख लो। अगर मैं इसे घर ले गया तो देर सवेर माँ और भाभी इसे ले ही लेंगी। तुम्हारे और तीसरी भाभी के पास रखने से मुझे चिंता नहीं होगी। ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं इसे अभी अपने पास रख लेता हूँ। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो कभी भी आकर मुझसे ले लेना। पांचवें चाचा, आप लोग वापस आ गए। तो बताओ, आज घर पर तुम लोगों ने कोई शरारत तो नहीं की? हम बहुत अच्छे बच्चे बनकर रहे। मैंने अभी अभी माँ की मदद करके पांचवी बहन का डायपर बदला और हम पूरे दिन घर से बाहर भी नहीं निकले। हम माँ और बहन के पास ही रहे। तो आज तुम लोगों ने खाना खाया? हाँ, सुबह खाया था। दादी ने 2 मक्के की रोटी और 1 कटोरी ब्राउन राइस का दलिया भेजा था। माँ कह रही थी कि उन्हें भूख नहीं है। अगर तुम लोगों को भूख लगी हो तो तुम लोग खुद ही चावल बना लो। चावल के मटके में वो ब्राउन राइस है जो पापा शहर से लाए थे। पापा, मुझे डर था कि घर से धुआं निकलेगा तो दादी और ताई जी को पता चल जाएगा। ये मैं मेले से लाया हूँ, तुम लोग इसे आपस में बांटकर खा लो। मैं तो कह ही रहा था कि मुझे क्यों लग रहा है कि यह लड़की आजकल कुछ ज्यादा ही चुलबुली हो गई है। अच्छा, तो ये बात है। तीसरे भैया ने ही इसे लाड़ प्यार देकर बिगाड़ा है।